नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस क्लास में हम लोग निबंध लेखन की शुरुआत करेंगे। निबंध लेखन जितनी भी लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षाएं हैं, सबका एक महत्वपूर्ण अंग है और ये काफ़ी आपके टोटल स्कोर पर इफ़ेक्ट डालने वाला सेक्शन है, क्योंकि निबंध में किस तरह से नंबर प्राप्त आपको हुए हैं ये आगे चलकर ये भी तय करता है कि आप मुख्य परीक्षा में टोटल जो नंबर प्राप्त कर रहे हैं और आप सफल होंगे कि नहीं होंगे। हालांकि निबंध को लेके जो है आप लोग की बहुत सारी चिंताएं रहती हैं कि एक आदर्श निबंध कैसे लिखा जाए और हम इस तरह से कैसे निबंध लिखें तो कि हम एग्जामिनर को इम्प्रेस कर पाएँ और समय प्रबंधन हमारा कैसा हो निबंध लेखन में। तो ये सब बातें आज हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बस आपको धैर्यपूर्वक वीडियो पूरा देखना है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा RO मेंस का बैच सक्सेसफुली चल रहा है और अगर आप इच्छुक हैं, आप जो है प्री क्वालिफाई कर चुके हैं और सही मार्गदर्शन के साथ, सही मटेरियल के साथ, सही जो है दिशा निर्देशन के साथ आप जो है अपनी तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि अब आपके सामने बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो आप जो है हमसे जुड़ सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट डिटेल है 9506742546 पर आपको व्हाट्सएप करना है। कोर्स की क्या संरचना है हम आपको पहले कई बार बता चुके हैं, पीछे लिखा हुआ है। बस मैं शॉर्ट में आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी सेगमेंट हैं उसमें से GS ऑब्जेक्टिव और हिंदी ऑब्जेक्टिव को छोड़कर, क्योंकि उनकी हम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, लेकिन GS ऑब्जेक्टिव वाले के लिए हम लेक्चर्स प्लस नोट्स भी देंगे टेस्ट सीरीज के अलावा। उसके अलावा हिंदी आलेखन से संबंधित, चाहे वो पत्राचार हो, निबंध लेखन हो जो है, या जो है आपका पारिभाषिक शब्दावली हो, मुहावरे हो, कंप्यूटर ज्ञान हो, तो सभी से संबंधित आपको जो है लेक्चर्स और नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ये लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं, यानी आपके सामने टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इसको एक पर्टिकुलर समय पर देखें। कुल मिलाकर ये लाइव नहीं होंगे, आप अपनी सुविधा के अनुसार कितनी भी बार उसको जो है रिप्ले करके देख सकते हैं। जो हमारा ऐप है डिकोड एग्जाम का, उसमें आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपका केवल एक बार जो आपके डाउनलोड होने में डेटा खर्च होगा, उसके बाद आपको दोबारा फिर जो है डेटा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा। और साथ में आपका पूरा मार्गदर्शन व्यक्तिगत तौर पर भी किया जाएगा। आप निबंध लिखेंगे, आप पत्रलेखन करेंगे, आप अपठित गद्यांश का सारांश लिखेंगे, आप उसको हमारे पास चेक करने के लिए भेजेंगे। हम उसको आपको व्यक्तिगत तौर पर फीडबैक भी देंगे, जैसा कि हम कर रहे हैं। जो लोग बैच में एनरोल्ड हैं वो उसके बारे में सब जानते हैं। तो आप जुड़ना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल आपके सामने है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में भी कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है। आप जल्दी से जल्दी हमसे जुड़ सकते हैं। तो शुरुआत करने से पहले हम एक बार नज़र डालते हैं कि जो हमारे सामने निबंध लेखन है, विशेषकर हम समीक्षा अधिकारी मेंस की बात कर रहे हैं। वैसे लोक सेवा आयोग की जितनी भी मुख्य परीक्षाएं होती हैं उसमें ऑलमोस्ट जो है सिलेबस सेम है। बस जो है क्या अंतर है, थोड़ा सा जो निबंध की शब्द सीमा है उसका अंतर है और कहीं कहीं पर जो है उसके अंकों का अंतर है। बाकी जो टॉपिक्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर हम हिंदी निबंध को जो है समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा की दृष्टि से देखें तो ये 3 भागों में बटा होता है। बहुत ज़्यादा जो है सिलेबस पे चर्चा करने की अब आवश्यकता नहीं रह गई है। पहला जो सेक्शन होता है उसमें 3 खंड होते हैं। उसके भी एक साहित्य और संस्कृति से जुड़ा हुआ खंड होता है, एक सामाजिक क्षेत्र से, एक राजनीतिक क्षेत्र से। इन तीनों पर 3 निबंध जो है, मतलब एक एक निबंध सभी से आपको दिए जाते हैं और आपके पास ये सुविधा होती है, आपके पास एक विकल्प होता है कि आप इन तीनों निबंधों में से किसी एक टॉपिक को चुनकर उस पर निबंध लिखें। 600 शब्दों की शब्द सीमा होती है और 40 अंक जो है इसके लिए निर्धारित होते हैं। इसी तरह से जो दूसरा हमारा सेक्शन है उसमें साइंस, इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी, फिर आर्थिक क्षेत्र, कृषि और व्यापार, इनसे एक एक निबंध आपको दिया जाएगा और इन तीनों में से भी आपको केवल एक का चयन करके लिखना है। तीसरा खंड है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, फिर प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि, और लास्ट में जो है राष्ट्रीय विकास की योजनाएं। इनमें से भी आपको किसी एक टॉपिक पर जो आपका तैयार हो उस पर आपको निबंध लिखना होता है। तो ये जो है इसका एक जो है बेसिक सिलेबस का आइडिया हो गया कि किस तरह से जो है ये RO मेंस में पूछा जाता है।
उसके बाद अब हम एक बार ये भी देखते हैं, क्योंकि हम अगर किसी चीज को समझने चल रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि समस्या जो है वो कितनी बड़ी है। यानी यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि जो निबंध अब तक पूछे गए हैं वो किस प्रकार से पूछे गए हैं, क्योंकि उसी आकलन पे, उसी विश्लेषण पे हम आगे की अपनी रणनीति को तय करते हैं। तो ये जो है पिछले 4 जो मुख्य परीक्षाएं हुई हैं उनके सारे निबंध का खा गा करके जो है लिखा हुआ है, और ये खंड 1 से। खंड 1 का तात्पर्य यहाँ पर साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र से है। यानी कह सकते हैं कि ये सामाजिक विषयों से रिलेटेड होता है। तो इसमें देखिए, जैसे लास्ट एग्जाम में पूछा गया, संस्कृति, साहित्य और समाज के अनुन्याश्रित संबंधों पर विचार कीजिए। फिर दूसरे वाले पोर्शन पूछा गया है, राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से कश्मीर समस्या पर विचार कीजिए। भारत की मौलिक एकता क्या है, उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। उसके बाद उससे पहले ईयर में साहित्य और संस्कृति का संबंध, प्राचीन सामाजिक जीवन में प्राकृतिक संपदा की भूमिका और वर्तमान राजनीतिक मानवीय मूल्यों के संदर्भ में उसकी व्याख्या करनी है। इसके बाद हम देखते हैं वर्तमान सामाजिक समस्याओं के समाधान में कथा साहित्य की भूमिका। कथा साहित्य को यहाँ पर जो है विशेषकर जो है पूछा गया है। कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न, कारण एवं समाधान, जो सामाजिक क्षेत्र से हो गया। फिर भारत में आरक्षण के औचित्य पर प्रकाश डालिए, जो राजनीतिक क्षेत्र का निबंध हो गया। इससे पहले तुलसी के रामचरितमानस का समाज दर्शन क्या है, ये पूछा गया था साहित्य वाले खंड में। फिर जाति प्रथा समाप्त होनी चाहिए, इसके बारे में। लोकपाल बनाम जन लोकपाल, ये इसके बारे में पूछा गया था। और उससे पहले भी जो है साहित्य की प्रयोजनीयता और उपयोगिता, भारतीय समाज में बढ़ते अंतरजातीय विवाह की समस्या और उसके समाधान के उपाय, राजनीति, राजनीतिज्ञ और जनता, अंतर संबंध और परिणाम। यानी इन तीनों क्षेत्रों से इस तरह से निबंध पूछा गया है। ये जो आपके सामने का खा गा पहले खंड का लिखा है, इनसे आपसे निबंध पूछा गया है। अब यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है कि अगर हम पहले सेक्शन को देखें, साहित्य और संस्कृति, तो ये जो है आप मान सकते हैं कि एक स्टैटिक हो गया है, क्योंकि इससे जो है बहुत ज़्यादा अलग तरीके से निबंध नहीं पूछा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप जहाँ भी देखेंगे साहित्य, संस्कृति और समाज, या समाज की जगह सभ्यता, इन 3 शब्दों के हेरफेर में ही आपसे कोई ना कोई प्रश्न बनाकर पूछा जा रहा है। उसकी एंगल अलग हो सकता है, पूछने का आयाम अलग हो सकता है, लेकिन आपका जो केंद्र बिंदु है वो यही है कि संस्कृति, साहित्य और समाज, इन तीनों के अंतर संबंध, इनकी विशेषताएं, इनकी मूलभूत विशेषताएं क्या हैं, इनका जो है भारतीय संदर्भ में क्या इसका अर्थ है, इसका समाज पे क्या प्रभाव है। तो इन सब को जो है टारगेट करते हुए हमेशा पूछा जाता है, चाहे ये देख लीजिए, चाहे ये देख लीजिए, तो सभी में जो है कुछ चीज़ें कॉमन है। तो आप में से जो आर्ट साइड्स के विद्यार्थी हैं, या ऐसे जो हैं आप लोगों में से लोग हैं जो समाज, साहित्य और संस्कृति इस पक्ष की अच्छी जानकारी रखते हैं, इस पे आपने काफ़ी पढ़ रखा है और इस पर आप निबंध लेखन के लिए सक्षम है, तो आपको पहले खंड में जो है इसको प्राथमिकता देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पे निबंध लेखना जो है थोड़ा अपेक्षाकृत आसान है। यहाँ पर आपको किसी तरह का डेटा लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आगे कैसे लिखना है इसकी अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो एक ये जो है अच्छा टॉपिक है लिखने के लिए। उसके बाद जो है सामाजिक परिदृश्य और राजनीतिक परिदृश्य में भी निबंध इतने कठिन नहीं है, वो भी आप आराम से लिख सकते हैं। कैसे लिखा जाएगा वो सब आगे चर्चा करेंगे। खंड 2 में आप देख सकते हैं जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके अलावा आर्थिक क्षेत्र यानी जो है भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित, और भारतीय कृषि, ये 3 जो है प्रमुख चीज़ें हैं, इन्हीं पर जो है आधारित जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी प्रकार जो है अब लास्ट में हम प्राकृतिक आपदा के बारे में, और उसके अलावा हमारे पास जो भी बचे हुए टॉपिक हैं, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं, राष्ट्रीय विकास की योजनाएं, इसमें से योजनाएं एक बहुत अच्छा जो है टॉपिक होता है, जो वर्तमान की योजनाएं हैं, विशेषकर जो है खासकर जो चर्चा में रहती हैं वर्तमान की, और उनको जो है फ्लैगशिप योजनाएं जिनको हम कह सकते हैं सरकार की, भारत सरकार की, उनके संबंध में पूछा जाता है कि उनकी आप समीक्षा कीजिए। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे भी प्रश्न आते हैं, और ये जो है उसके अलावा समसामयिक मुद्दों से रिलेटेड जो है यहाँ पर प्रश्न आते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब हमको ये तय करना है
कि हमको निबंध कैसे लिखना, आखिर निबंध होता क्या है। तो निबंध क्या होता है, अगर हम सामान्य शब्दों में कहें तो अपने विचारों को क्रमबद्ध व्यवस्थित तरीके से जो है उसको निरूपित करने के लिए, उसको लिखने की जो शैली होती है उसको हम निबंध कहते हैं। निबंध जो है कुछ और नहीं है, हिंदी साहित्य की एक विधा है। जिस तरह से डायरी लेखन होता है, पत्र लेखन होता है, अन्य प्रकार के लेखन होते हैं, गद्य लिखा जाता है, पद्य लिखा जाता है, काव्य लिखा जाता है, उसी तरह से निबंध लेखन भी जो है एक हिंदी साहित्य की ही लेखन की विधा है। और निबंध का एक जो है मूल उद्देश्य ये है कि हम किसी बड़े विषय का, किसी जो है जो आपके सामने केंद्रीय विषय है, उसका हम स्पष्ट तरीके से, भावपरक तरीके से और समग्र तरीके से विश्लेषण कर सकें, लेकिन हम कम से कम शब्दों में ऐसा करेंगे और उसमें एक क्रमबद्धता बनी रहनी चाहिए। ये इसकी जो है आवश्यक मूल शर्तों में से आता है। तो अगर हम निबंध लिखने जा रहे हैं तो आपके मन में भी कई सारे सवाल हैं, उन सवालों का भी मैं जवाब दूंगा। मैंने पूछा था पहले कि निबंध लिखने में किसको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो कई सारे क्वेरीज भी हैं, उसका भी मैं एक एक करके जवाब दूंगा। तो सबसे पहला जो मूलभूत जो है विषय है कि जब निबंध लिखते हैं तो उसकी शैली कैसी होनी चाहिए। तो उसकी शैली जो है बहुत ज़्यादा कठिन शब्दों का भी प्रयोग हमको नहीं करना है, और हमको ये भी ध्यान रखना है कि हमको बहुत ज़्यादा विदेशज शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। कुल मिला के अगर हम हिंदी और हिंदी से जुड़े हुए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है शुद्ध तत्सम या बिल्कुल साहित्यिक हिंदी का प्रयोग करें, या जो है आप जो है उर्दू नहीं लिख सकते हैं, आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा प्रयास ये होना चाहिए क्योंकि हम हिंदी निबंध लिख रहे हैं तो हमारा जो है ध्यान, हमारा जो मुख्य फोकस है वो हिंदी पर होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो परीक्षक है वो हिंदी की दृष्टि से, क्योंकि वो उसको क्या देखना है, उसको आपकी जो है राइटिंग पर भी जो है से भी आप उसको इम्प्रेस कर सकते हैं, साथ में आप जो है अपनी प्रस्तुतिकरण से उसको जो है, अपने प्रवास से उसको जो है इम्प्रेस कर सकते हैं। तो दो तीन बातें जो है यहाँ पर जो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगती हैं, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे एक निबंध को कैसे फॉर्म करना है, उसकी कैसे फ्रेम बनाना है, और उस फ्रेमवर्क पे एक निबंध आपको जो है यहाँ पर लिख के भी दिखाया जाएगा। तो सबसे पहली जो इसमें आवश्यक शर्त है वो प्रवाह होना चाहिए। मतलब जब हम निबंध लेखन कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हमने पहला पैरा या प्रस्तावना बहुत इंप्रेसिव तरीके से लिखा और उसके बाद जो है हम उसके प्रवाह को नीचे बढ़ते बढ़ते खो जाए, क्योंकि आपको इस तरह से लिखना है कि अगर कोई आपका निबंध पढ़ना शुरू करे तो वो जिज्ञासावश आखिरी तक जाए, उसको वहां पर जो है ऐसा ना हो कि उसको लगे कि यहाँ पर अब क्रम टूट गया है, पैरा से पैरा का क्रम टूट गया है। तो हर एक पैरा को जो आप खत्म करेंगे तो उसको अगले पैरा में जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो पिछले पैरा से उसको कनेक्ट करके ही उठाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पहले पैरा में जो है बिल्कुल जो केंद्रीय बात कही थी, जो आपकी जो है निबंध की विषय वस्तु है, उसके बाद दूसरे पैरा में जो है आप जो है अपनी विषय वस्तु, मूल जो विषय वस्तु है निबंध की, उससे इधर उधर भटक गए। तो ये भटकना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रवाह के साथ में जो है कनेक्शन, दो पैरा के बीच में आपसी कनेक्शन भी दिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि पहला पैरा जो है बिल्कुल अलग लगे, दूसरे पैरा में जो है आप जो है टॉपिक से भटक कर इधर उधर की बातें करने लगे। तो यहाँ पर जो है हमको फोकस्ड भी रहना है, यानी हमको अपना जो निबंध का हमारे सामने टॉपिक है उस पर हमको फोकस भी रहना है। हमको अपने निबंध के टॉपिक से इधर उधर बहुत ज़्यादा हटने की आवश्यकता नहीं है। हमारा केंद्रीय भाव, हमारा मूल विषय यही होना चाहिए कि हम जिस टॉपिक पर लिख रहे हैं उसी पर जो है आगे बढ़ते हुए चलें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको निबंध नहीं आ रहा है या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें हम आगे क्या लिखें, तो आप जो है उससे इधर उधर की अन्यत्र बातें लिखने लगे। इससे जो है प्रवाह भंग होगा और एग्जामिनर पर जो है जो आपने शुरुआत में एक अच्छा इंप्रेशन बनाने की कोशिश की थी वो इंप्रेशन वहां पर टूट जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपने विषय पर केंद्रित रहना है, विषय से आपका भटकाव नहीं होना चाहिए, विषय पर केंद्रित रहकर ही आपको निबंध लिखना चाहिए। अब आप लोग के कई सारे सवाल हैं, उसको भी बीच बीच में मैं जवाब देता चलूँ। शब्द सीमा, जैसे कि
अन्य ISPCS में लगभग 1200 शब्द होते हैं, PCS में कहा जाता है कि जो है 700 शब्दों में निबंध लिखना है। आपके समीक्षा अधिकारी जो है मुख्य परीक्षा में कहा जाता है कि 600 शब्दों में निबंध लिखना है। तो 600 शब्दों में निबंध लिखना है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको गिनकर 600 शब्द लिखने हैं। यहाँ पर जो है आप 650 तक भी पहुँच सकते हैं और आप 550 पर भी ख़त्म कर सकते हैं। सीमा का मतलब क्या होता है? सीमा का मतलब होता है कि एक लिमिट आपके सामने बना दी गई है कि आपको अधिकतम 600 शब्द लिखने हैं। यानी जरूरी नहीं कि आप 600 शब्दों को पूरा ही करें। आप अगर 550 शब्दों में, 650 शब्दों में अपनी बात को अच्छे तरह से प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं तो आप जो है उसके 600 शब्द आपको ज़बरदस्ती बढ़ाने की वहाँ पर आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज़ आपको स्पष्ट हो गई होगी कि जो शब्द सीमा की बात कही जाती है और 20, 25, 50 शब्द अगर आपके ऊपर भी निकल जाते हैं तो वहाँ पर कोई आपके शब्द नहीं गिनता है। एक्चुअल में आप भी अपने शब्द नहीं गिन पाएंगे। आपको ये कैसे अभ्यास हो कि हम जो लिख रहे हैं वो कितने शब्दों का है? तो इसका तरीका है, जब आप खुद से लिखते हैं निबंध, आप मेंस की कॉपी जैसी अपनी कॉपी की मार्जिन्स बनाइए और आप अपना निबंध जिस भी शैली में आप लिखते हैं, मतलब आप गैपिंग कैसे रखते हैं ये सब आप जो है जानते हैं, तो उसके साथ में 2-3 निबंध जब आप लिखेंगे तो आपको एक अंदाज होगा कि आप जो है 2 पन्ने में निबंध को पूरा कर पाते हैं या 3 पन्ने में कर पाते हैं। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, मैं 2.5 पन्ने में या 2 पन्ने में या 3 पन्ने में अपना 600 शब्दों तक का निबंध लिख पाता हूँ। और इसी जो है अंदाज से जो है आप वहाँ पर भी लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पर शब्द गिनने का समय नहीं होता है। अब एक आप लोग का और क्वेश्चन होता है कि क्या जो है निबंध को हम पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, यानी हम बिंदुवार लिख सकते हैं। जैसे कि हम जो है GS में लिखते हैं कि हमने लिखा कि जो है इसके कारण निम्नलिखित हैं, तो हमने पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, भले हम 1, 2, 3 नहीं लिख रहे हैं लेकिन हम जो है यहाँ पर जो है कुछ सिंबल बना देते हैं पॉइंट के। तो पॉइंट वाइज जो है नहीं लिखा जाता निबंध, जो है पॉइंट वाइज लिखने का यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं है। पॉइंट वाइज जो है रिकमेंड नहीं करता, कोई भी नहीं करता है। आपको अगर अपनी बातों को पॉइंट में ही प्रस्तुत करना, आपको ऐसा लगता है कि जो मैं आगे कहना चाह रहा हूं उसमें 5-6 बातें हैं जो पॉइंट्स में ही आने चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको जो है, जो आपका पैरा है, जो आपका पैराग्राफ है, उसको छोटा रखिए। आप 2-2, 3-3 लाइन के पैराग्राफ रख सकते हैं और वो पैराग्राफ स्पष्ट रूप से दिखाएंगे कि आपने जो ऊपर बात कही थी उसको आप जो है नीचे एक-एक पॉइंट में लिख रहे हैं, लेकिन वो पॉइंट ना होके वो पैराग्राफ हैं। और यहाँ पर एक और जो है, जब पैराग्राफ की बात हो रही है तो यहाँ पर एक चीज़ और उल्लेख करना जरूरी है कि जो हम पैरा लिखते हैं वो बहुत लंबा चौड़ा पैरा नहीं होना चाहिए। पैरा हमेशा 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन के बाद जो है आपको पैरा चेंज करना चाहिए। लेकिन पैरा चेंज करते समय एक सावधानी रखनी चाहिए कि जो आपने उस पैरा की अंतिम लाइन लिखी है वो अपने आप में वहाँ जाकर पूर्ण हो चुकी होगी। ऐसा नहीं है कि आपने उस बात को पूरा नहीं किया और आप उसी बात को का अगला भाग जो है, यानी अगला अंश आप जो है अगले पैरा से स्टार्ट करें। इसलिए पैरा को ख़त्म कीजिए, लेकिन पैरा को ख़त्म करने के साथ उस बात का अंत कीजिए। हालांकि आपका टॉपिक एक ही है, आपका विषय एक ही है, तो वो विषय तो आपका पूरे में आएगा, लेकिन जो पर्टिकुलर आप बात लिख रहे थे, जो पर्टिकुलर आप कथ्य वहाँ पर लिख रहे थे, कथन अपना, उसको जो है उसी पैरा के साथ समाप्त करके। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये हो गई कि आपको जितने ज़्यादा पैरा हो छोटे छोटे, उतना जो है आपका निबंध इम्प्रेसिव लगता है और ऐसा नहीं लगता है कि एकदम से कोई चीज़ जो है कहीं छोटी जगह पे बहुत ज़्यादा चीज़ों को भर दिया गया है। तो क्योंकि वो पढ़ने भी इम्प्रेसिव नहीं होता है, जो पढ़ता है उसके लिए भी असुविधाजनक होती है बहुत लंबे पैरा पढ़ना, और जब उसकी रुचि उसमें समाप्त हो जाती है इतना घना या इतना डेंस मटेरियल देख के, तो वो निश्चित रूप से आपका जो है पूरा का पूरा जो है नहीं पढ़ेगा, वो सीधे आगे बढ़ जाएगा और एक जनरल मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद एक सवाल आप लोग का रहता है कि जो हम कई सारे कथन लिखते हैं, कथन प्रसिद्ध व्यक्तियों के लिखते हैं, तो कितने कथन लिखने चाहिए? देखिए, इसकी कोई सीमा नहीं, लेकिन
आप एक निबंध में सामान्यतः 1, 2, 3 या 1 भी नहीं लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर निबंध की शुरुआत कथन से ही की जाए। निबंध की शुरुआत करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि प्रस्तावना कैसे शुरू करते हैं, उसके बाद मुख्य भाग कैसे लिखते हैं, फिर निष्कर्ष कैसे लिखते हैं। लेकिन ये एक अच्छा तरीका माना जाता है कि अगर आप किसी प्रसिद्ध कथन, किसी प्रसिद्ध रिपोर्ट की जो है कोई बड़ी चीज़, हाईलाइटेड चीज़ जो है इस समय बहुत ज़्यादा करंट के टॉपिक में भी चल रही हो, या किसी घटना से उसको जोड़ते हुए आप स्टार्ट करें, किसी कहानी की तरह जो है इसकी शुरुआत करें, तो ये सब जो है एक तरीके हो सकते हैं। लेकिन कथन बहुत ज़्यादा भी जरूरी नहीं है। आप 1 कथन 2 कथन लिखें और उसका कोई निश्चित जगह नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आपको केवल प्रस्तावना में ही कथन डालना, आप बीच में भी डाल सकते हैं, जहां पर भी वो सही फिट बैठता हो, आपकी कही गई बात को प्रमाणित करता हो और आपकी कही गई बात को संक्षिप्त तरीके से वहां प्रस्तुत कर देता है। कथन हम क्यों लिखते हैं किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का? क्योंकि हमको कोई बात जो है एक व्यापक बात कहनी होती है। अगर हम उसको बढ़ा चढ़ा कर लिखेंगे तो वो 2, 4, 10 लाइन जो है आप लिख सकते हैं उस पर। लेकिन अगर आप उसको किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के कथन के रूप में जो है लिखते हैं तो एक संक्षिप्तीकरण उसका हो जाता है, और उसका जो एक इम्पैक्ट होता है, उसका जो एक प्रभाव होता है एग्जामिनर के ऊपर, वो जो है बेहतर पड़ता है। तो आप 1 से 2 से 3 कथन जो है इतना आराम से लिख सकते हैं। आप निष्कर्ष में भी किसी का कथन डाल सकते हैं, कोई प्रसिद्ध कोटेशन डाल सकते हैं, और बीच में भी डाल सकते हैं, मुख्य भाग में भी डाल सकते हैं, लेकिन जहां पर वो सुचारू रूप से फिट बैठता हो, जहां पर जो है उसको एक्चुअल में उसको पढ़ के लगे कि हाँ यहां पर जो है इसका जो है लिखा जाना उचित है। तो ये तो हो गई कथन की बात। इसके बाद जो है जब हम कंक्लूजन करते हैं या हम बीच में भी होते हैं, तो देखिए कभी जो है आप कोई लेख लिख रहे हैं, कोई निबंध लिख रहे हैं, तो आपको उस विषय से किसी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए। मतलब मेरा कहने का है कि आप ऐसा ना हो कि आप उसके पक्ष में होकर सारी बात लिखें और आप उसकी जो है बिल्कुल भी आलोचना ना करें, जबकि उसमें आलोचना के तत्व विद्यमान हैं, या आप जो है पूरी तरह से जो है उसके जो है खिलाफ हो जाएं। आप पहले से मन बना लें कि जो मैं सोचता हूं वो मैं अपने अकॉर्डिंग लिखूंगा। तो जो है जब निबंध लिखते हैं या हम लेख लिखते हैं तो हमको तटस्थ होना पड़ता है, हमको न्यूट्रल होना पड़ता है। हमारे व्यक्तिगत विचार किसी चीज को लेके क्या है उसकी झलक जरूर उसमें आएगी, लेकिन पूरी तरह से वो हमारे व्यक्तिगत विचारों पर केंद्रित हो जाए ऐसा भी नहीं दिखना चाहिए। मान लीजिए एक सरकारी योजना है, ठीक है, सरकार ने कहा कि ये योजना सफल रही, और आप जो है आपने जो है आपका जो है उसके साथ कुछ एक्सपीरियंस खराब रहा है, तो आप ये मानते हैं कि वो योजना जो है सफल नहीं रही, उसका जो क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाया। लेकिन आप ये नहीं पूरी तरह से कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से योजना असफल है, क्योंकि आपको जो है यहाँ पर छूट दी गई है कि आप जब चर्चा कर रहे हैं, जब आप निबंध लिख रहे हैं, तो आप उसका पक्ष भी लिखिए, उसका विपक्ष भी लिखिए, और उसका एक सकारात्मक अंत कीजिए अपने किसी अच्छे सुझाव के साथ में। अगर आपको लगता है कि उसमें एक बहुत बड़ी खामी है जिसको जो है सुधारा जाना चाहिए, उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से करने के लिए कुछ आपके पास सुझाव हैं, तो आप निश्चित रूप से जो है निष्कर्ष में अपने सुझाव भी दे सकते हैं, और ये सुझाव आपके जो है निबंध को एक सकारात्मक तरीके से ख़त्म करेंगे। लेकिन कहीं पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा दिखे कि आप बायास्ड हैं उस चीज़ को लेके। जैसे कि आपने देखा कि पिछले के वर्षों में जो है भारत में जो है जाति व्यवस्था पर, आरक्षण पर जो है निबंध पूछे गए हैं। तो अब आरक्षण की बात कर लें या जाति व्यवस्था की बात कर लें, तो इसमें पक्ष और विपक्ष बहुत सारे हैं। कुछ लोग आरक्षण को सही ठहराते हैं, कुछ लोग आरक्षण को गलत ठहराते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है हम स्वयं क्या इसके बारे में सोचते हैं वो तो अपनी जगह महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन हमको जो है यहाँ पर एक जज बन के काम करना है। हम उस व्यवस्था की अच्छाइयों पर भी नज़र डालेंगे, बुराइयों पर भी नज़र डालेंगे, उसमें क्या कमियां हैं और वो किस तरीके से लागू किया जा सकता है या उसमें और किन सुधारों की आवश्यकता है, हम इनकी भी बात करेंगे। तो कुल मिलाकर इस पूरी बात का आशय ये था कि हमको निबंध लिखते समय जो है एक न्यूट्रल, एक तटस्थ व्यक्ति की तरह जो है किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी मैटर को देखना चाहिए। तो कहने का आशय ये है कि आपको जो है उसको समग्रता से उस विषय को देखना चाहिए।
फिर इसमें जो है कोई भी आप विषय लिख रहे हैं तो उसके सारे जो है पक्षों को कवर करने का प्रयास कीजिए। जैसे कि कोई भी आपके सामने समस्या है, कोई घटना है, कोई ऐसा विषय है जिसकी आप एनालिसिस कर रहे हैं उस निबंध में, तो आपके उसको सामाजिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, जननांकीय पक्ष, उसके अलावा जो है उसका सांस्कृतिक पक्ष क्या हो सकता है, तो इन सारे पक्षों के बारे में जो है, और इन सारे पक्षों में भी कि क्या वो बातें जो सरकार ने कही हैं, अगर योजना के संदर्भ में कहें, वो सफल रही हैं या नहीं रही हैं, उसके क्रियान्वयन में क्या कमियां रही हैं, इसको सब जो है हम वहाँ पर करेंगे। एक सवाल आप लोग का ये होता है कि क्या हम फ्लो चार्ट और डायग्राम बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। आप जो है अपनी बात को जो है और संक्षिप्त करने के लिए फ्लो चार्ट के माध्यम से आप वहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी चीज़ के कोई डिवीज़न दिखाना है तो आप वहाँ पर एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। इसमें जो है कोई दिक्कत की बात नहीं है और वो जो है एक इम्प्रेसिव तरीका है अपनी बात को कहने का। अब हम चर्चा करेंगे कि जो निबंध लेखन है इसकी हम तैयारी कैसे करें, इसकी हम जो है पृष्ठभूमि तैयार करना, क्योंकि अगर आपके सामने कोई टॉपिक आता है तो आपको पहले कुछ उसके लिए होमवर्क करना पड़ेगा, कुछ जो है प्री एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और कुछ जो है उसके लिए आपको चीज़ों का संग्रह करना पड़ेगा। तो वो किस तरह से करेंगे, और जो हम 3 भागों में निबंध को बांटते हैं तो वो हम किस तरह से बांटेंगे। यानी हम जो है अगर हमको किसी निबंध की एक रूपरेखा तैयार करनी है तो उसका हम फ्रेमवर्क जो है कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले जो है अगर हम फ्रेमवर्क की बात करें तो हम जो है जो सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो है प्रस्तावना आता है। यानी किसी भी निबंध में जो है हम प्रस्तावना जो है सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद जो है जो बीच का जो है सबसे बड़ा भाग होता है वो जो है कहलाता है मुख्य भाग, और तीसरा भाग कहलाता है निष्कर्ष, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्क्लूजन। तो कंक्लूजन जो है निष्कर्ष आखिरी में लिखा जाता है। अब यहाँ पर जो है कभी कभी दुविधा रहती है कि हम क्या चीज़ें प्रस्तावना में लाएं, क्योंकि हमेशा शुरुआत कठिन होती है, किसी भी काम की शुरुआत कठिन होती है, और एक बार अगर शुरुआत हम अच्छे से कर लेते हैं तो हम आगे जो है लेके बढ़ते जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाता है उस चीज़ को लेके। तो सबसे पहले अगर हम प्रस्तावना की बात करें कि वास्तव में प्रस्तावना होती क्या है। प्रस्तावना किसी भी निबंध के टॉपिक की जो है एक झलक दिखाती है, एक ओवरव्यू दिखाती है कि हम जिस निबंध को, जिस टॉपिक पे हम लिखने जा रहे हैं, एक्चुअल में इसमें हम क्या लिख रहे हैं, हम क्या बताना चाह रहे हैं, उसका एक जो है ब्रीफ समरी जो है हम यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। अब उसको प्रस्तुत करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बात की कि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के कथन से हम शुरुआत कर सकते हैं। कोई घटना परिघटना है जो रिसेंट की है उसको लेकर जो है हम शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि हम जैसे लिखा जाता है ना कि कोई चीज़ है तो चर्चा में क्यों, तो आखिर वो चर्चा में क्यों है इसके बारे में जो है हम यहाँ पर डिस्कस सकते हैं कि चर्चा में क्यों है वो। कोई रिसेंट की घटना है उससे जुड़ी हुई, किसी का प्रसिद्ध कथन है, कोई कोट है उसके बारे में, हम उससे शुरुआत कर सकते हैं। या हम उसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर कोई रही है हम वहाँ से भी उसको पिकअप कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत करने के लिए हम किसी चीज़ के बैकग्राउंड में जाके उसकी हिस्ट्री से जो है कोई बात लेके आएंगे कि पहले तो ऐसा था, और बाद में हम धीरे धीरे उसको एक्सप्लेन करते हुए आगे अपने निबंध में ले जाएंगे कि अब जो है वर्तमान परिस्थितियां क्या हैं। तो कुल मिला के जो है हम उसका इतिहास, या उसको हम कह सकते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जो है सामने रख सकते हैं उसके बारे में। या जैसे अगर कोई करंट से रिलेटेड टॉपिक है तो अब उसके बारे में कोई आपके सामने रिपोर्ट आ गई, मान लीजिए वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, यूनिसेफ की रिपोर्ट है, WHO की रिपोर्ट है, नीति आयोग की रिपोर्ट है, या जो है जो आर्थिक समीक्षा में उसके बारे में कुछ कहा गया है, तो हम वहाँ से उसकी शुरुआत कर सकते हैं। मान लीजिए अशिक्षा की हम बात करते हैं कि भारतीय समाज में जो है शिक्षा या स्त्री साक्षरता की बात जो है, इस पर आपको एक निबंध लिखना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस बारे में जो है वर्ल्ड लेवल की कोई रिपोर्ट हो जिसमें स्त्री साक्षरता के बारे में बताया हो, या भारत की जो है कोई रिसेंट रिपोर्ट हो जिसमें वर्तमान जो है साक्षरता के बारे में स्थिति बताई गई हो महिलाओं की, तो वहाँ पर जो है हम किसी रिपोर्ट को कोट करते हुए, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हमको बहुत ज़्यादा डेटा
जो है प्रस्तावना में नहीं देना है। डेटा वगैरह का जो काम है वो मुख्य भाग में हम करेंगे, लेकिन एक शुरुआत करने के लिए, केवल एक भूमिका बांधने के लिए, क्योंकि प्रस्तावना क्या है, एक भूमिका है, एक भूमिका बांधने के लिए और अपनी बात को जो है बलपूर्वक जो है पूरी इफेक्टिव तरीके से कहने के लिए, उसकी शुरुआत करने के लिए हम जो है यहाँ पर उस रिपोर्ट का जो है या किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था, किसी जो है सरकारी संस्था ने कोई बात कही है उसको लेकर, भले हुई वो जो है कोई डेटा के फॉर्म में ना हो, कोई कथन के फॉर्म में हो, तो वो बात भी हम वहाँ पर अपनी रख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा जो है प्रस्तावना में और क्या होना चाहिए, प्रस्तावना में हमको ये बताना है कि जो हम जिस सब्जेक्ट पर लिखने जा रहे हैं इसका वर्तमान परिदृश्य में जो है क्या महत्व है, यानी आज के संदर्भ में इसका क्या महत्व है और इसके क्या क्या आयाम हो सकते हैं, कौन कौन से डायमेंशन पे जो है हम इसमें बात कर सकते हैं। तो पूरी बात तो हम मुख्य भाग में लिखेंगे, लेकिन हम शुरुआत करने के लिए वहां पर जो है उसको एक लाइन में, 2 लाइन में हम उसको दर्शा सकते हैं। यहां पर एक प्रश्न आपके मन में जरूर होगा कि प्रस्तावना और मुख्य भाग और निष्कर्ष, इनमें जो है मान लीजिए हम अगर 600 शब्दों का ही उदाहरण लेते हैं तो 600 शब्दों में से कितना जो है प्रस्तावना में जाना चाहिए, कितना निष्कर्ष में जाना चाहिए या कितना मुख्य भाग में जाना चाहिए, ये डिवीजन हम कैसे करें। तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत इंटेलिजेंट तरीके से जो है शुरुआत करनी होती है। तो प्रस्तावना को आपको बहुत बड़ा नहीं रखना है, लेकिन प्रस्तावना को आपको इम्प्रेसिव रखना है, ऐसा रखना है कि एग्जामिनर एक बार पढ़े तो वो आपसे जो है प्रभावित होकर वो आगे जो है पढ़ता चला जाए और एक क्रमबद्धता उसमें जो है आपके निबंध में वहीं से झलकने लगे कि हाँ, इस टॉपिक की समझ आपको है और आप जो है इसमें सही दिशा में जो है बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है सही दिशा का मतलब यही है कि वो यहीं से तय हो जाती है कि आपकी प्रस्तावना किस तरह से है। अभी हम आगे जब एक निबंध को फ्रेम करेंगे, पूरी तरह से यहाँ पर उदाहरण सहित फ्रेम करेंगे, तब आपको जो है मैं वहाँ पर कुछ और बारीकियों के बारे में बताऊँगा। तो जैसे 600 शब्द हैं तो इसमें से आप 75 से 100 शब्दों को जो है यहाँ पर ले सकते हैं प्रस्तावना में। इसी तरह से सेम जो है 75 से 100 शब्द या निष्कर्ष जो है और छोटा आप लिख सकते हैं, 50 शब्द में, 60 शब्दों में भी अगर समेटना चाहें तो समेट सकते हैं। लेकिन हमारा जैसे कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, तो जिस तरह से प्रस्तावना का महत्व है, भूमिका का महत्व, उसी तरह से हमारे निष्कर्ष का महत्व है। क्योंकि हम शुरुआत जब अच्छी करते हैं तो हमको अंत भी अच्छी करना चाहिए, क्योंकि आपने जो है किसी के मन में आपके प्रति एक अपेक्षा पैदा कर दी है कि आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं, आपने शुरुआत अच्छी की है, आपने बीच में बहुत अच्छा किया है और आप अंत जो है उसका उसी तरह से करेंगे, यानी आपको एक गुड फिनिशर भी बनना है। तो प्रस्तावना भी महत्वपूर्ण है और निष्कर्ष जो है मेरे अनुसार जो है निष्कर्ष उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि निष्कर्ष क्या होता है, निष्कर्ष आपके कुछ व्यक्तिगत विचारों को भी वहाँ प्रस्तुत करता है कि आपने शुरुआत में सारी बात की, सारे एंगल लिए, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सारी बातें कर डाली जो है, लेकिन आपका खुद का जो है विजन क्या है, उसके बारे में आपका खुद का दृष्टिकोण क्या है, वो विजन आपको जो है निष्कर्ष में दिखाना होता है। तो जितनी महत्वपूर्ण प्रस्तावना है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है निष्कर्ष है मेरे अनुसार, लेकिन हमको सबको बराबर महत्व के साथ चलना है। तो इस तरह से 75 से 100 शब्द जो है या 125 शब्द भी आप ले सकते हैं, इधर जो है आप 75 से 100 शब्द ले सकते हैं। बचा हुआ जो है मुख्य भाग जो है आपको बीच में कवर करना है। तो प्रस्तावना की शुरुआत कैसे की जाए ये जो है यहाँ पर डिस्कस हो गया। अब हम आते हैं मुख्य भाग। मुख्य भाग में जो है हमको क्या क्या लिखना चाहिए। तो सबसे पहले हमको जो है जिस विषय पर हम लिख रहे हैं उसका हमको परिचय लिखना चाहिए। मान लीजिए आपसे कहा गया कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक निबंध लिखिए कि वर्तमान जो है संदर्भ में वर्तमान जो प्रौद्योगिकी जगत है उसमें इसकी क्या प्रासंगिकता है, आपको इस पे लिखना है। ठीक है, अच्छा टॉपिक है, इस पे हम आगे जो है एक बार इस पे निबंध पे भी चर्चा करेंगे।
तो अब इसमें आपको क्या, क्योंकि ये क्या है, एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, तो आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा, यानी कुल मिला के परिचय देना या उसको डिफाइन करना। मान लीजिए कोई योजना है, तो हमको पहले उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि वो योजना क्या है। देखिए सबका तरीका अलग अलग होता है, आप शुरुआत अन्य तरीकों से भी कर सकते हैं, लेकिन क्या क्या इसमें आना चाहिए ये यहाँ पर जो है ज़्यादा जरूरी है। तो हमने परिचय दे दिया। अब आप जो है किसी विषय को लिख रहे हैं तो उसमें पहले की व्यवस्था क्या थी, यानी उसका जो है ऐतिहासिक परिदृश्य जो है क्या रहा है आज तक, पहले क्या रहा है। जैसे मान लीजिए हम अगर स्वच्छ भारत मिशन की बात करें, तो क्या स्वच्छ भारत मिशन से पहले कोई योजनाएं जो है देश में नहीं चली जो भारत में स्वच्छता अस्वच्छता के उन्मूलन के लिए चलाई गई हो, शौचालय बनवाने के लिए चलाई गई हो, निश्चित तौर पे चलाई गई हैं। तो उसका हमको थोड़ा सा ऐतिहासिक परिदृश्य देना होगा कि आखिर जो है जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं उसका पहले से हमको उसका जो है इतिहास से भी एक रिलेशन निकालना होगा। फिर अगर जो है कोई जो है सामाजिक समस्या है आपके सामने जिस पर आप निबंध लिख रहे हैं, तो हमको एक समस्या का आकलन करना पड़ेगा कि जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, जिसका हम समाधान खोज रहे हैं, तो उस समस्या का हम पहले आकलन तो करेंगे, समाधान तो हम बाद में देंगे। पहले हम समस्या का आकलन करेंगे कि ये समस्या आखिर कितनी बड़ी है। अब इस आकलन में यहाँ पर फिर एक बार जो है डेटा का काम आ सकता है। अगर आपके पास जो है अच्छे डेटा है उसके बारे में, तो आप जो है बता सकते हैं कि यूनिसेफ की रिपोर्ट में ये कहा गया है, नीति आयोग की रिपोर्ट में ये कहा गया है, WHO की रिपोर्ट ने ये बताया है, या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने ये बताया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम निबंध लिख रहे हैं, हम लेख नहीं लिख रहे हैं। हमको डेटा देना है, लेकिन केवल ऐसा डेटा जिसका एक व्यापक स्वरूप हो। हम बहुत पर्टिकुलर होके कोई डेटा नहीं देंगे। जैसे हमको कहना है कि भारत में जो है 6,45,269 जो है गांव 2019 तक खुले में शौच से मुक्त हो चुके थे। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एब्सोल्यूट नंबर्स लिखिए कि 6 लाख के आगे क्या है, आप सीधा लिखिए कि 6 लाख से अधिक। यानी हमको डेटा देना है, लेकिन हमको डेटा को ब्रॉड सेंस में देना है, ना कि उसकी जो है पर्टिकुलर सेंस में देना है। हमको पूरा डेटा परसेंटेज में और इस तरह से पूरी फिगर बताने की वहाँ पर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम निबंध लिख रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम उसके बारे में ऐसा लगने लगे कि हम लेख लिख रहे हैं और एक जो है फैक्ट शीट हमने यहाँ पर जो है बिल्कुल वो निबंध जो है तथ्यात्मक हो गया, वो उसमें भाव की प्रधानता खत्म हो गई और तथ्य बहुत ज़्यादा आ गया। तो भाव और तथ्य दोनों में जो है अपने आप को बैलेंस बनाकर यहाँ चलना है। तो हमने समस्या का आकलन कर लिया गया। इस समस्या के लिए अब तक क्या प्रयास हुए थे। अगर कोई योजना है या कोई करंट का टॉपिक है तो उस समस्या है, अगर उसको हम समस्या की तरह देख रहे हैं, या उसके सुधार के लिए अगर कोई सामाजिक समस्या है तो अब तक क्या प्रयास किए गए थे और उन प्रयासों के क्रियान्वयन की क्या स्थिति रही, आखिर वो सफल हुए कि असफल हुए, और अगर सफल हुए या असफल हुए तो उनकी असफलता के कारण क्या रहे। क्या उसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी, या जो है उसमें फंड जो है आड़े आया, या उसकी जो फ्रेमिंग थी उसका क्रियान्वयन था वही गलत तरीके से हुआ। तो इस बारे में जो है आप लिख सकते हैं। फिर ये जो समस्या है इसका जो है हमने आकलन किया है। अब हमारे सामने इसकी वर्तमान में चुनौतियां क्या हैं, हम क्या फेस करने जा रहे हैं इसको लेके, यानी क्यों ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है, इसके सामने जो है समस्याएं क्या हैं, हम इसको भी यहाँ पर जो है मुख्य भाग में ही ला सकते हैं। और ये जो है बहुत आसान होता है, क्योंकि किसी टॉपिक पर जो है क्या समस्याएं हैं इसको समझना जो है एक सामान्य, जो हम अगर पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, हम बहुत सारे लेख पढ़ते हैं, बहुत सारा करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, हम इतिहास पढ़ते हैं, हम भूगोल पढ़ते हैं, तो हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि आखिर जो है कोई हमारे सामने चुनौती है तो वो एक्चुअल में है क्या, और उसको हम किस तरह से टैकल करेंगे, जिसको हम आखिरी में सुझाव के रूप में देंगे। फिर समस्या है कोई या कोई और चीज़ है तो उसके कई सारे यहाँ पर पक्ष हो सकते हैं। अब वो पक्ष जो है कैसे कैसे हो सकते हैं,
बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं। तो एक तो हो गया कोई सामाजिक पक्ष उसका होगा, सामाजिक पक्ष, राजनैतिक पक्ष हो सकता है उसका, राजनैतिक के साथ आर्थिक पक्ष जरूर होगा। हर चीज का जो है एक आर्थिक पहलू होता है, वो कितनी भी जो है सामाजिक समस्या हो, आर्थिक इम्पैक्ट उसका जरूर होता है। फिर अगर उसका जो है हमारे किसी जेंडर से यानी लिंग से संबंध है, मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है मान लीजिए महिला पुरुष के आधार पर अगर उसको देखें तो अगर वो जेंडर से रिलेटेड है, किसी विशेष जेंडर की प्रॉब्लम है, उसको हम यहाँ पर इंगित कर सकते हैं। जननांकीय उसका कोई जो है पहलू है, जैसे मान लीजिए हम कृषि में ये बात कर रहे हैं कि कृषि में हमारे देश की 50% से ज़्यादा की जनसंख्या जो है कार्यरत है रोजगार के लिए, लेकिन उसका जो आउटपुट है वो नगण्य है, यानी जनसंख्या बहुत ज़्यादा कार्यरत है, हमारा श्रम उसमें बहुत लगा हुआ है, लेकिन उससे जो हमको आउटपुट मिल रहा है वो बहुत कम है। तो ये बात हो गई। आप जो है उसके बारे में, उसके जननांकी के बारे में लिख सकते हैं। अगर किसी का कोई तकनीकी जो है पहलू है, तकनीकी टेक्निकल पहलू है उसका, तो मान लीजिए जैसे कि कोई कार्य करना है, कोई जो है उस समस्या संबंधित उसमें कोई तकनीकी बात आ रही तो उसको आप तकनीकी बात को भी वहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, हर तरह का जो है आप उसमें जो है पक्ष ले सकते हैं। और इसको जो है आप खास कर जो है, क्योंकि आपको निबंध को प्रभावशाली बनाना है, तो आपको जो है ये जितने भी उसके आयाम आप सोच सकें उन सारे आयाम को, भले आप उस पर एक लाइन लिखें, लेकिन प्रयास यही करना चाहिए कि हमारा जो है हम किसी चीज़ को लिख रहे हैं तो हमारा जो है विज़न बहुत ज़्यादा क्लियर लगे और ऐसा भी हम दिखें कि हम जो है किसी भी चीज़ के बारे में कई सारे आयाम से सोच सकते हैं। ये हो गया। और लास्ट में जो है हमको उसका जो है पूरा एक अभी कंक्लूड करना अलग है, लेकिन यहाँ पर भी मुख्य भाग में भी हमको आउटपुट बताना होगा कि हमने जितना ये डिस्कशन किया उसका आउटपुट क्या है आखिर जो है, यानी हमने समस्या को डिस्कस किया, उसके सामने क्या चुनौतियाँ थी, उसको कैसे टैकल किया गया, आगे चल के जो है, तो कुल मिला के उसको हमको एक सुखांत, मतलब उसका अंत जो है हमको सुखद करना है और हमको ये भी बताना है कि आखिर जो है इसका किस तरह से जो है निराकरण हुआ। फिर अब हम आते हैं निष्कर्ष की तरफ जो है। निष्कर्ष जैसा कि मैंने कहा कि इन तीनों चीज़ों में, यानी प्रस्तावना में, मुख्य भाग में और निष्कर्ष में एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि कभी कभी जो है एग्जामिनर क्या करता है, आपकी प्रस्तावना पढ़ता है, बीच का जो है पोर्शन थोड़ा सा वो, क्योंकि उसको लगता है लंबा है, तो आखिरी में आपका निष्कर्ष पढ़ के जो है आपके व्यक्तिगत दृष्टिकोण को समझने का वहाँ पर उसका प्रयास रहता है। तो ये भी जो है इम्प्रेसिव होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। तो निष्कर्ष जो है होता क्या है, एक तो पहली चीज होता क्या है, जो पूरा निबंध आपने लिखा ऊपर तक, इसके ऊपर प्रस्तावना और मुख्य भाग में, उसका एक सारांश भी आपको यहाँ पर देना है। उसका जो है एक सारांश आपको यहाँ पर प्रस्तुत करना है, कम से कम शब्दों में, या उसको हम कह सकते हैं उसका एक एक्सट्रैक्ट, निचोड़ यहाँ पर आपको प्रस्तुत करना है। उसके अलावा जो है अब आपने बहुत सारी समस्याओं को उठाया, क्योंकि होता क्या है, प्रस्तावना भी कभी कभी इस तरह शुरू की जाती है, कुछ प्रश्नों के साथ, कुछ प्रश्न खड़े किए जाते हैं कि वर्तमान में ऐसा हो रहा है तो क्या होगा, भविष्य में कैसा होगा। कुछ हम प्रश्न खुद से बना के वहाँ पर छोड़ देते हैं, जिसका उत्तर हम मुख्य भाग में लिखते हैं, और उन उत्तर प्रश्नों पर जो है जो हमने उत्तर सुझाए हैं उसको बाद में हम कंक्लूड करते हैं कि वो कहाँ तक जो है हमारी बात जो है सार्थक रही। तो कुल मिला के सारांश लिखने के साथ ही साथ जो है हम अपने सुझाव भी दे सकते हैं। मान लीजिए हमने पक्ष विपक्ष सब यहाँ पर जो है, इस सारे जितने भी पहलू हमने बताए उसका आपको पक्ष और विपक्ष सब यहीं पर डिस्कस कर लेना है, उसको लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है। पक्ष भी बताइए, विपक्ष भी बताइए, लेकिन सकारात्मक सोच के साथ जो है, और बिना जो है किसी पूर्वाग्रह के आप जो है मुख्य भाग में उसको डिस्कस करिए। निष्कर्ष में हम कुछ सुझाव दे सकते हैं कि भविष्य में जो है ये किस तरह से आगे जो है ये कार्यक्रम बढ़ेगा, या भविष्य में हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या इसमें और जो है सुधार किए जा सकते हैं इस समस्या को से निपटने के लिए, इस योजना को प्रभावशाली बनाने के लिए जो है भविष्य में हम क्या
सुझाव दे सकते हैं। तो ये सारी बातें सुझाव वाली यहाँ पर आ सकती है। अब यहाँ पर भी हम किसी कथन को ला सकते हैं, जैसा हमने शुरू में कहा ना कि हम किसी कथन को यहाँ भी हम कोट कर सकते हैं कंक्लूड करने में, यानी निष्कर्ष निकालने में। उसके बाद जो है हमारा जो निष्कर्ष है वो भविष्योन्मुखी होना चाहिए, यानी वो भविष्य की तरफ जो है उन्मुख हो। उसमें हम फ्यूचरिस्टिक बातें करें, इंग्लिश में हम इसको क्या कहेंगे, फ्यूचरिस्टिक बात जो है लिखेंगे, क्योंकि सुझाव दे रहे हैं हम, तो हमने समस्या का आकलन बीच में कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर सुझाव दे रहे हैं उसके बारे में। और आखिरी में हम जो है अच्छे शब्दों के साथ में एक सकारात्मक जो है विजन के साथ में निष्कर्ष जो है उस टॉपिक का निकालें। तो मुझे लगता है कि अब थ्योरी पे बहुत ज़्यादा बल ना देकर अब हम आगे चलते हैं, सीधे हम बात करते हैं कि हम एक टॉपिक ले लेते हैं और उस पर हम आपको कैसे निबंध लिख सकते हैं इसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे, जिससे ये जितनी भी थ्योरेटिकल बातें यहाँ पर हैं, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है, आपके मन में शंका रहती है। हाँ, एक और जो है आपका सवाल आया, मुझे याद आया कि आप लोग पूछते हैं कि हमको अंडरलाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो निश्चित रूप से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। आप निबंध लिख रहे हैं, निबंध में अंडरलाइन का मतलब क्या होता है? अंडरलाइन का मतलब ये होता है कि हम किसी जो अपने लेख में किसी कथन को, किसी वाक्यांश को हम हाईलाइट कर रहे हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसे ही आपके सामने कोई पैरा होता है और उसमें जो रेखांकित चीज़ें होती हैं, वो जब कोई पढ़ता है तो सबसे पहले उसकी जो नज़र होती है वो रेखांकित चीज़ों पर पड़ती है। यानी अगर आपने कुछ चीज़ों को रेखांकित कर रखा है तो एग्जामिनर हो सकता है जो है बाकी चीज़ों को किसी वजह से अवॉइड कर दे, लेकिन एक बार वो जो है रेखांकित चीज़ों को देखेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक तरफ से पेन उठाया और जो है हर पैरा में 2-2 लाइन 3-3 लाइन जो है रेखांकित करते हुए चले गए, अंडरलाइन करते हुए चले गए, तो वो जो है तरीका भी यहाँ पर गलत होगा। तो मुझे लगता है कि कुछ जो आपकी क्वेरीज थी जो मन में, वो यहाँ तक जो है आपने जो है इसके बारे में कुछ चीज़ों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। अब हमारे सामने एक टॉपिक लिखा है। आजकल जो है जो टॉपिक आ रहे हैं, पहले क्या होता था, पहले छोटा छोटा पूछा जाता था। जैसे आपने देखा कि योजना में पूछा गया मनरेगा, बस मनरेगा के बारे में क्या करना ये नहीं पूछा गया। तो आपको एक स्वतंत्रता होती थी वहाँ पर कि आप मनरेगा के बारे में किसी भी एंगल से कुछ भी लिखिए। लेकिन अब जो ट्रेंड हो गया है, लोक सेवा आयोग ने कुछ बदलाव किए हैं, तो अब जो ट्रेंड हो गया है, जो कुछ भी आपसे पूछा जाता है उसमें कुछ ना कुछ उसके साथ जो है लिमिटेशंस दे दी जाती हैं कि आप जो है उसी परियु में सोचकर उसी एंगल से निबंध को लिखिए। तो हमारा जो है आज का टॉपिक है निबंध लेखन का। 21वीं सदी में साफ सफाई की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए जन आंदोलन बन चुके स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारत मिशन इंग्लिश में कहा जाता है की समीक्षा कीजिए। कुल मिला के ये क्या है, एक जो है योजना है। स्वच्छ भारत मिशन क्या है? स्वच्छ भारत अभियान एक योजना है, लेकिन इसमें हमसे क्या कहा गया है, समीक्षा कीजिए। तो जब भी आपके पास निबंध का कोई भी टॉपिक सामने आएगा तो पहले आप उसको 2 बार 3 बार अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यहीं से आपकी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है कि आप जो है उस निबंध को लिखने की तैयारी यहीं से आपकी शुरू हो गई। जब आप उसको पढ़ेंगे तभी आप जो है समझ पाएंगे कि आपसे वास्तव में पूछा क्या गया है। अब यहाँ पर समझिए क्या पूछा गया आपसे, 21वीं सदी में साफ सफाई की अवधारणा यानी स्वच्छता की अवधारणा। एक बात तो ये हो गई कि स्वच्छता की अवधारणा, और ये अभी आधुनिक काल की बात हो रही, यानी अभी की बात हो रही, 21वीं सदी को मूर्त रूप देना। यानी कि साफ सफाई की अवधारणा आज से नहीं चल रही, हमेशा से चल रही है। जब से मानव सभ्यता विकसित हुई है तब से जो है साफ सफाई की अवधारणा चल रही है। उसको मूर्त रूप देने के लिए, यानी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको जो है धरातल पर लाने के लिए जन आंदोलन। अब यहाँ पर एक शब्द जो है आपका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जन आंदोलन या जन आंदोलन। जन आंदोलन क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे जन आंदोलन आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे। भारत छोड़ो आंदोलन भी एक जन आंदोलन था। तो जन आंदोलन का आपको अर्थ भी समझना होगा, क्योंकि आपको अपने निबंध में ये भी लाना होगा कि आखिर जन आंदोलन शब्द यहाँ पर जानबूझ के जोड़ा गया है इस निबंध के टॉपिक में, तो इसका भी महत्व है। तो इसको भी हमको देखना होगा कि जन आंदोलन होता क्या है।
तो देखिए बहुत सारे आंदोलन स्वतंत्रता काल में जो है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चलाए गए भारत में, कई जो है हमारे नेताओं ने, कई हमारे क्रांतिकारियों ने, लेकिन उसमें से कुछ ही आंदोलनों को जन आंदोलन कहा जाता है। जन आंदोलन का अर्थ है वो आंदोलन जिससे जनता सीधे अपने आप को कनेक्ट करती है और जनता पर जो है उसने गहरा प्रभाव छोड़ा है, यानी स्वतः स्फूर्त वो आंदोलन बन गया। जैसे हम कहते हैं ना इसके बारे में कि भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः जो है स्फूर्त आंदोलन था। क्यों कहते हैं? क्योंकि महात्मा गांधी जी ने और अन्य नेताओं ने इसके लिए जो है बैकग्राउंड तैयार किया, लेकिन उनके आह्वान के बाद जब वो गिरफ्तार हो गए उसके बाद जो है ये आंदोलन और तेजी से बढ़ा और इसमें किसी को किसी नेतृत्व की आवश्यकता नहीं पड़ी। जनता में स्वयं ऐसी चेतना आ गई कि वो जो है एक जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ और वो सबसे प्रभावशाली आंदोलन जो है स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का, स्वतंत्रता संग्राम अभियान का बन गया। तो जल आंदोलन को भी हम डिफाइन करेंगे। स्वच्छ भारत अभियान ये हमारा केंद्रीय विषय है। इस पूरे आप जो है 2 लाइनों में देख रहे हैं, एक लाइन में कि स्वच्छ भारत अभियान जो कि योजना है ये हमारा केंद्रीय विषय है, हमको इसी पर फोकस होकर चलना है। लेकिन हमको एंगल क्या लेना है कि जो स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था वो इम्प्लीमेंट हुआ तो क्या वो एक जन आंदोलन बन पाया, उसकी उपलब्धियां इस तरह से रहीं कि क्या वो एक जन आंदोलन कहलाने के योग्य है, क्या उसने लोगों पर ऐसी छाप छोड़ी, लोगों के व्यवहार में ऐसा बदलाव किया कि वो एक जन आंदोलन बन पाया। बस यहाँ पर जब आप अपने से प्रश्न पूछेंगे, खुद से प्रश्न पूछेंगे, तो आपको जो है उसका क्लू मिलेगा, आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि हम अब जो हमारे सामने टॉपिक है इसमें हमको लिखना क्या है। तो आपको पहले प्रश्न बनाने होंगे कि साफ सफाई की अवधारणा, साफ सफाई की अवधारणा क्या होती है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है क्या क्या प्रयास किए गए आज तक जो है मूर्त रूप देने के लिए। फिर क्या स्वच्छ भारत मिशन, क्योंकि 2019 में इसका पहला चरण खत्म हो चुका है, दूसरा चरण अब चल रहा है, तो 2014 से 2019 तक जो स्वच्छ भारत आंदोलन चला, स्वच्छता आंदोलन चला, तो क्या जो है ये एक जन आंदोलन बन पाया, ये जो है जन सामान्य में अपनी उस तरह से पैठ बना पाया कि उसको एक जन आंदोलन कहा जा सकता है। तो इस प्रश्न को भी आपको सॉल्व करना है कि क्या एक जन आंदोलन था या ये नहीं था। तो अब हम जो है इसमें इसकी पहले फ्रेमिंग स्टार्ट करते हैं कि इसको हम फ्रेम कैसे करेंगे। किसी भी निबंध के आपने टॉपिक समझ लिया, उसके बाद मान लीजिए आपको 1 घंटे का समय है, 600 शब्द लिखने हैं इसमें, तो आपको 10 मिनट तो चिंतन मनन करने में लगेगा ही ना, रफ काम करने में उसके पीछे। क्योंकि अगर आप पृष्ठभूमि ही नहीं तैयार करेंगे और आप हड़बड़ी में लिखना स्टार्ट कर देंगे तो आप जो है जो चीज़ें पहले लानी चाहिए थी उसको बाद में कर देंगे, फिर आपका तारतम्य टूटेगा, आपकी क्रमबद्धता वहाँ पर भंग होगी। तो इन सब से बचने के लिए 10 मिनट किसी पर जो है पूरा, आपके पास 60 मिनट का समय दिया गया है एक निबंध लिखने को, तो ये मान के चलिए कि आपको 50 मिनट जो है अनवरत लिखना है, लेकिन 10 मिनट जो है उसकी फ्रेमिंग करनी है। अगर आपने एक बार फ्रेमिंग कर ली तो आपको निबंध लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फ्रेमिंग या जिसको फ्रेमवर्क हम कहते हैं, उसकी पृष्ठभूमि तैयार करना, उसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है अपने आप में पूछेंगे कि इसकी हमको यहाँ पर प्रस्तावना में क्या लिखना चाहिए। अब यहाँ पर आपके मन में प्रस्तावना किस तरह से हम शुरुआत करें। मान लीजिए ये हम बात कर रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन की, तो यहाँ पर एक शब्द है स्वच्छता की अवधारणा। स्वच्छता की अवधारणा अगर हम पीछे चलें तो सबसे ज़्यादा अगर किसी का स्वच्छता के प्रति आग्रह था, भारत के इतिहास की बात करें तो वो महात्मा गांधी जी का था। हमेशा चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, वो भी जो है उनको कोट करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा स्वच्छता को जो है बताया एक स्वस्थ जीवन और सुखी जीवन, एक स्वस्थ समाज का आधार बताया। और आप अगर जो है पढ़ेंगे या नेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको गांधी जी और स्वच्छता, अगर आप इतना सर्च करेंगे तो आपको कम से कम जो है 100 उक्तियां मिल जाएंगी, 100 उनके विचार मिल जाएंगे जो आपको
यहाँ पर उसमें से कुछ जो है आप उठाकर काम करते हो। यानी यहाँ पर जो है प्रस्तावना में आप महात्मा गांधी जी के कथन या किसी विचार को जो है यहाँ पर आप शुरुआत में ला सकते हैं, क्योंकि स्वच्छता की जो अवधारणा है इसको हमको प्रस्तावना में ही बताना चाहिए कि ये अवधारणा होती क्या है, कि स्वच्छता है क्या और स्वच्छता क्यों जरूरी है, स्वच्छता की आवश्यकता क्या है, स्वच्छता जो है किस तरह से जो है समाज को बदलने की ताकत रखती है, इसके बारे में एक ब्रीफ जो है यहाँ पर आपको इंडिकेशन देना होगा। और वो जो है महात्मा गांधी जी से अच्छा विचार जो है इसमें डालने के लिए कुछ और नहीं मिलेगा। हालांकि बहुत सारे ऐसे आपको और भी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा होगा इसके बारे में, लेकिन चूंकि हम भारतीय संदर्भ में ज़्यादा इसको महात्मा गांधी के कोटेशन को जो है बहुत ज़्यादा उपयुक्त पाते हैं, तो हम यहाँ पर इसकी शुरुआत इससे कर सकते हैं। इसके बाद जो है जैसा कि मैंने कहा कि स्वच्छता का क्या महत्व है, दूसरी चीज हम क्या लिख सकते हैं, स्वच्छता का क्या महत्व होता है, क्योंकि ये चीज इसी से रिलेटेड है कि स्वच्छता की अवधारणा क्या है। तो स्वच्छता की यहाँ महत्व क्या है, स्वच्छता के संबंध में अब तक क्या प्रयास हुए हैं, यानी स्वच्छता के संबंध में ये मान लीजिए कि स्वच्छता के संबंध में सरकारी प्रयास क्या हुए हैं, सरकारी प्रयास, या इसके अलावा जो है अगर कोई सामाजिक आंदोलन हुआ है तो आप उसको भी यहाँ पर जो है थोड़ा सा ब्रीफ में बता सकते हैं। इसके बाद जो है ये आंदोलन कहाँ तक सफल रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसके बारे में ये नहीं लिखना है कि ये फेल हो गया या ये हो गया, कहाँ तक सफल रहे हैं इसको आपको बहुत ही संक्षिप्त तरीके से, क्योंकि आप यहाँ पर एक भूमिका तैयार कर रहे हैं, बाकी चीज़ों को आप आगे विस्तार देंगे, लेकिन वो जो पहले प्रयास हुए हैं वो सफल रहे या नहीं रहे, और सफल नहीं रहे तो क्यों नहीं रहे, इसके बारे में भी आप छोटे से जो है उसमें या कम से कम शब्दों में आप यहाँ पर बता सकते हैं। फिर यहाँ पर एक जो है हमारे सामने शब्द है जन आंदोलन, तो हम जन आंदोलन को भी यहीं पर डिफाइन कर लें कि आखिर जन आंदोलन होता क्या है, और जन आंदोलन जो है इसकी जो है हम किस तरह से इसको पारिभाषित कर सकते हैं। आप उसको एक जो है परिभाषा बना सकते हैं, या जन आंदोलन के बारे में भी कोई प्रसिद्ध कथन हो या किसी का विचार हो उसको भी आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी स्वच्छता अभियान जो है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जब आप इसको जो है किसी पृष्ठभूमि से ऐड जोड़ रहे हैं, यानी जब आप यहाँ पर बता रहे हैं कि स्वच्छता के लिए अभी तक ये प्रयास हुए हैं, चाहे सरकारी हो चाहे सामाजिक स्तर पे हो, तो वो अगर विफल रहा है या वो उतनी जो है अच्छी सफलता नहीं प्राप्त कर पाया, तो आपको यहाँ पर ये भी लिखना होगा कि जो है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इस तरह से आप इतने सारे जो है आयाम लेकर जो है अपना एक जो है इंट्रो तैयार कर सकते हैं। ये हो गया इंट्रो हो गया इसका। अब इसके हम जो है बात करते हैं, मुख्य भाग की बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमको अपने निबंध के मुख्य भाग में क्या लिखना है, क्योंकि देखिए ये जो है सबसे बड़ा वो पोर्शन होता है जहां पर आपको सबसे ज़्यादा लिखना होता है। तो जब हम फ्रेमिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको कुछ चीज़ों को यहाँ सोचना होगा कि हम इसके मुख्य भाग में क्या लिखें। हमने प्रस्तावना में बता दिया कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसका क्या महत्व है, स्वच्छता की अवधारणा क्या है, जन आंदोलन क्या है, पहले कुछ प्रयास हुए हैं तो उसके बारे में हमने लिख दिया, हमने महात्मा गांधी के विचार लिख दिए वहाँ पर जो है। तो हमने जो है एक मजबूत शुरुआत, एक मजबूत आधार अपना वहाँ पर भूमिका के रूप में बना लिया है। अब सबसे पहले स्वच्छ भारत अभियान, ये हमारा केंद्र विषय है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका प्रारंभ कब हुआ और इसका लक्ष्य क्या है। लक्ष्य में ये सफल हुआ कि नहीं हुआ, ये एक जन आंदोलन बना कि नहीं बना, इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन हम चूंकि मुख्य भाग की शुरुआत कर रहे हैं तो हम सबसे पहले उद्देश्य से शुरुआत करते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका शुभारंभ कैसे हुआ, शुभारंभ के बारे में अगर कोई पृष्ठभूमि है प्रारंभ के बारे में, या इसकी कार्य योजना बनाने में कोई पृष्ठभूमि है, कहीं से इसका कॉन्सेप्ट लिया गया है उसके बारे में अगर है, या किसी पुरानी योजना को परिवर्तित करके ये लाया गया है तब भी आप वहाँ पर लिख सकते हैं। कुल मिला के पृष्ठभूमि में आप कई चीज़ें लिख सकते हैं। उसके बाद इसका जो है सरकारी लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया,
ये जो है हमारी शुरुआत के 2 पैरा के लिए जो है इतना सफिशिएंट है, जहां पर हम एक तरह से स्वच्छ भारत मिशन जो है, स्वच्छ अभियान जो है, इसके बारे में जितनी जो है अच्छी डिटेल हम दे सकें, और ये डिटेल तथ्यपरक होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको फैक्ट्स लिखने पड़ेंगे। जैसे स्वच्छ भारत अभियान है 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ था, तो आपको ये लिखना चाहिए। अगर आप तिथि भूल रहे हैं, मान लीजिए ये तो बहुत फेमस है, कोई ऐसी योजना है जिसकी आप तिथि एग्जैक्ट डेट आपको नहीं याद है, तो आप सीधे सीधे उसका वर्ष लिख दीजिए, किसके द्वारा क्या किया गया और इसका जो है शुरुआत करने का विजन क्या था, वो हमारे उद्देश्य में आ जाएगा। फिर हमने ये सब बता दिया। आप ये बताइए कि ये अभियान ना होता, अगर मान लीजिए स्वच्छ भारत अभियान ना शुरू होता, उस समय हमारे देश में क्या स्थिति थी, यानी इसके पूर्व में जो है हमारी क्या स्थिति थी। स्वच्छ भारत अभियान जब शुरू हुआ 2 अक्टूबर 2014 को, उस समय देश में स्वच्छता की क्या स्थिति थी? क्या आपके पास इसके संबंध में कोई आंकड़े हैं? अगर आप जो है अभी अभ्यास कर रहे हैं तो आपको आंकड़े इसके बारे में जुटाने चाहिए कि उस समय हमारे देश में स्वच्छता कवरेज कितना था, तभी तो आप बता पाएंगे आगे जाके कि 2019 में जब ये पहला चरण समाप्त हुआ तो इसने किस तरह से सफलता प्राप्त की। तो थोड़ा सा इसको आप पहले भी ला सकते हैं, इसको जो है आप उद्देश्य से पहले यहाँ भी ला सकते हैं। ये सबकी अपनी अपनी शैली है कि आपको इसको शुरुआत करनी पड़ेगी, यानी इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा कि मुख्य भाग में कि स्वच्छ भारत अभियान जब प्रारंभ हुआ तो धरातल पर क्या स्थिति उस समय थी। अब जो उस समय स्थिति थी, अगर उसका कोई सामाजिक आर्थिक इम्पैक्ट आपको पता है कि किसी रिपोर्ट में बताया गया कि जब स्वच्छ भारत मिशन शुरू नहीं हुआ था तो भारत में जो है बीमारियां इतने ज़्यादा होती थी स्वच्छता संबंधी, उसके बाद जब वो इम्प्लीमेंट हो गया और 2019 में जब वो सफलतापूर्वक जो है पहला चरण समाप्त हुआ, तब जो है क्या स्थिति रही। तो सामाजिक और आर्थिक अगर आपके पास जो है उसके बारे में कोई तथ्य है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान जब शुरू हुआ उस समय देश में क्या स्थिति थी, उसका सामाजिक इम्पैक्ट था क्या, उसका आर्थिक इम्पैक्ट था, और उसका आप जननांकीय बात भी कर सकते हैं कि स्वच्छता को लेके जो है हमारे जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उसके बारे में अगर जो है आपके पास कोई जानकारी है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। फिर अगर जो है यूनिसेफ की या WHO की कोई रिपोर्ट रही हो उस समय की, आप उसको यहाँ पर कोट कर सकते हैं। जैसा कि अभी हम आगे देखेंगे, इन सब बातों को जो मैं कह रहा हूँ वो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, तो उसके लिए निश्चिंत रहें। पहले यहाँ पर जो है हम उसकी एक फ्रेमवर्किंग कर रहे हैं कि हमको इसमें क्या क्या रखना चाहिए। फिर अब ये मिशन प्रारंभ हुआ, हमने यहाँ पर बैकग्राउंड की बात कर ली, हमने बता दिया कि उसमें उस समय सामाजिक परिदृश्य कैसा था, आर्थिक कैसे का था, और जो पिछले अभियान चले थे वो उनके कारण जो है क्या स्थिति थी। उसके बाद जो है स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ तो उसके सामने कुछ चुनौतियां थी ना। अगर उद्देश्य हमने लक्ष्य कोई बनाया है तो हमने उन चुनौतियों को दूर करने के लिए ही तो बनाया है। तो उस समय क्या चुनौतियां थी हमारे सामने कि हमको जो है किस स्तर पर लड़ाई लड़नी है, किस स्तर पर इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, और हमको इसको कहाँ तक ले जाना है। क्या पूरे देश में इसको लागू किया जाना है या भारत के कुछ राज्यों में ही लागू किया जाना है, या हमने कुछ क्लस्टर्स छांटे हैं कि जहां पर जो है स्वच्छता की स्थिति बहुत ख़राब है, पहले हम प्रायोगिक तौर पर या पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वहां लॉन्च करेंगे, बाद में हम धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से जो पूरे देश में आच्छादित करेंगे, या हम एक साथ उसको आच्छादित करेंगे। क्या ये योजना नगरीय केवल है या ये ग्रामीण है, या ये संपूर्ण भारत के लिए जो है यानी नगरीय के लिए भी है और ग्रामीण के लिए भी है। तो ये सारी बातें जो है हम यहाँ पर उसकी चुनौतियों में और उससे रिलेटेड बातों में लिख सकते हैं। अब हमने 4-5 पैरा जो है यहाँ पर कवर कर लिया इन सब बातों में। फिर स्वच्छ भारत मिशन, हम अभी भी अपने मूल मुद्दे से ना भटके, हमको ये बताना है कि ये सफल तो रहा, ये सभी जानते हैं, क्या ये जन आंदोलन बन पाया या नहीं बन पाया। इस प्रश्न का हमको यहाँ पर उत्तर खोजना है मुख्य भाग में। निष्कर्ष में हम ये बता देंगे कि जन आंदोलन बना कि नहीं बना। तो जन आंदोलन बना कि नहीं बना यानी इसमें सरकारी क्षेत्र की, प्राइवेट क्षेत्र की, NGO क्षेत्र की और सरकारी इच्छा शक्ति यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति जिसे हम कह सकते हैं, वो किस प्रकार की थी। क्या इसमें मीडिया की भागीदारी रही, मीडिया ने इसमें क्या रोल निभाया, प्रसिद्ध व्यक्ति भी इसके लिए आगे आए तो उन्होंने क्या रोल निभाया। इसके लिए विभिन्न कैंपेन चलाए गए, विभिन्न अभियान चलाए गए, बहुत सारे जो है
प्रयास किए गए, हर लेवल पर प्रयास किए गए, चाहे वो ग्राम पंचायत लेवल हो, चाहे ब्लॉक लेवल हो, चाहे जिला स्तर हो, चाहे जो है प्रदेश स्तर हो। हर प्रदेश ने जो है अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाए, कुछ जो है लोकप्रिय लोगों को, कुछ जो है सर्वमान्य लोगों को, जिससे कि जो है जनता पर जो है एक अच्छा इम्पैक्ट जाए, जो है जब वो प्रचार करें वो बार बार कहें कि हाँ साबुन से हाथ धोना है, खुले में शौच नहीं जाना है। तो कुल मिला के अब यहाँ पर ये बात आती है कि क्या ये जन आंदोलन बना, और जन आंदोलन बना, आपको पता है जन आंदोलन बना कि नहीं बना, तो वो किस तरह से बना, यानी उसमें किन किन चीज़ों की भूमिका रही। तो इसमें हमको हर क्षेत्र की भूमिका को स्पष्ट करना पड़ेगा, सामाजिक क्षेत्र की भूमिका, राजनीतिक क्षेत्र की भूमिका, निजी क्षेत्र की भूमिका, या जो है कह लीजिए कि हमारी अर्थव्यवस्था की भूमिका, जो हमारा व्यापारी वर्ग है क्या उसने कोई सहयोग किया। तो हर मोर्चे पे आपको ये देखना पड़ेगा, हर आयाम पे, कि किसका जो है इस भूमिका में क्या योगदान रहा, और क्या इससे वास्तव में जो है लोग कनेक्ट हो पाए। यानी जो हम जन आंदोलन की बात कर रहे हैं, क्या लोगों में आपने ऐसी पद्धति देखी कि उन पर इनका प्रभाव पड़ा और लोग अब जो है स्वच्छता को एक आदत की तरह जो है बनाकर काम कर रहे हैं, यानी स्वच्छता उनके स्वभाव में विकसित हो पाई या नहीं हो पाई। इसी का हम यहाँ पर जो है मुख्य भाग में अंत तक विश्लेषण करेंगे, और जो हम इस पूरे विश्लेषण से प्राप्त करेंगे उसको हम जो है कहाँ पर ले जाएंगे, अपने निष्कर्ष में ले जाएंगे। हम अपने निष्कर्ष में लिखेंगे कि क्या जो है ये अभियान एक जन आंदोलन बना, क्या ये सफल रहा या नहीं सफल रहा। सफल रहा तो जो है इसको हम मेंटेन रखने के लिए, मान लीजिए 2019 में इसका दूसरा चरण भी शुरू हो चुका है, तो हमको इसको मेंटेन रखने के लिए हमको क्या सुझाव देने चाहिए कि ये जो है बना रहे। मान लीजिए शौचालय बना दिए गए लेकिन उसका लोग प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उनके नाम से गांव में शौचालय बना हुआ है, वो शौचालय में नहीं जाते हैं, अभी भी वो खुले में शौच के लिए जाते हैं। तो क्या व्यवहार परिवर्तन दिखा भारतीय समाज में, इसकी जो है हमको यहाँ पर कंक्लूजन में ये बात आपको लानी होगी। और जो है ये जन आंदोलन बना, सब कुछ ठीक है, तो इसको हमको आगे मेंटेन रखना है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उसके लिए क्या जो है सुझाव दे सकते हैं, ये बात हमको लिख के कंक्लूड करनी है। तो इसे कहते हैं फ्रेमवर्किंग। हमने एक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है और इस फ्रेमवर्क को आधार बनाते हुए आप जो है इस निबंध को लिखेंगे। मैं यहाँ पर इसका निबंध आपको दिखाता हूँ जो हमारी तरफ से लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं पहले बता दूं कि जो हम आपको निबंध दे रहे हैं उसमें हमने शब्द सीमा का जो है बहुत स्ट्रिक्टली पालन नहीं किया, इसलिए क्योंकि हमारा जो है एक उद्देश्य ये भी है कि हम आपको जो है थोड़ा सा रॉ मटेरियल दें जिसको आप जो है और परिष्कृत कर सकें। क्योंकि अगर हम आपको 600 शब्द दे देंगे पूरे के पूरे बिल्कुल सधे हुए, तो आपके पास जो है आपके पास विकल्प कम हो जाएंगे कि आप इसमें क्या घटाएं क्या बढ़ाएं। तो हम आपको उससे थोड़ा सा ज़्यादा देंगे जिससे कि आपको उसमें कुछ ना कुछ अपनी तरफ से ऐड करने का मौका मिले। ये सारी फ्रेमवर्किंग के बाद जो है अब हम बात करते हैं कि हम इस निबंध को कैसे लिख रहे हैं। वास्तव में जो है जो हमने बातें की क्या हम इसको यहाँ पर ला पा रहे हैं तो हमने किस तरह से इसको कहा है। तो सबसे पहले प्रस्तावना की हम बात करते हैं कि प्रस्तावना हमने शुरुआत की। हमने कहा था कि गांधी जी को हम लेके चलेंगे शुरुआत में, कि क्योंकि गांधी जी का जो है स्वच्छता के प्रति एक विशेष आग्रह था, वो स्वच्छता के बारे में उन्होंने पूरी किताबें तक लिखी हुई हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। राजनीतिक आदर्श के रूप में यह सूत्रवाक्य अक्सर दोहराया जाता है कि महात्मा गांधी जी के सपनों का भारत का निर्माण करना है। बार बार कहते हैं, प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि महात्मा गांधी के सपनों का भारत का हमको बनाना है। हालांकि महात्मा गांधी के सपनों के भारत का विचार तो बहुत व्यापक है, क्योंकि वो केवल स्वच्छता तक सीमित नहीं है या जो है पंचायती राज व्यवस्था तक सीमित नहीं है। उनका जो है बहुत सारा जो है उनका विचार बहुत व्यापक है, किंतु इसमें से किसी एक तत्व को लेना हो तो वो निश्चित रूप से स्वच्छता है। हमने क्या कहा, हमने यहाँ पर स्वच्छता के महत्व को इंगित किया कि गांधी जी ने बहुत सारी बातें कही हैं, सारी चीज़ों के बारे में कहा है, लेकिन उन्होंने अगर हमको इसमें से किसी एक तत्व को लेना है तो वो कौन सी है, स्वच्छता है, जिसके बिना गांधी के भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्योंकि गांधी जी ने हमेशा यही कहा है
कि स्वच्छ भारत ही एक स्वच्छ जो है स्वस्थ समाज बनेगा। तो महात्मा गांधी जी का मानना था। अब हम इनकी जो है कोटेशन पे आ गए। एक हम यहाँ पर कथन डाल देते हैं, आप सर्च करेंगे आपको बहुत सारे कथन मिलेंगे। तो महात्मा गांधी का मानना था कि स्वच्छता देशभक्ति के समान है। ईश्वर का आशीष पाने के लिए मन की पवित्रता के साथ साथ शरीर की स्वच्छता भी अनिवार्य है तथा एक स्वच्छ शरीर अस्वस्थ शहर में निवास नहीं कर सकता। यानी एक स्वच्छ शरीर अस्वच्छ शहर में निवास नहीं कर सकता। अब जब आप लोग हाईलाइट करने की बात करते हैं ना, तो आप इसमें से क्या हाईलाइट कर सकते हैं? तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये लाइन कुछ ऐसी है जो है एक इम्पैक्ट डालती है किसी के पढ़ने पे। एक स्वच्छ शरीर एक अस्वच्छ शहर में निवास नहीं कर सकता, इसको हम हाईलाइट कर सकते हैं। ये जो है इस योग्य है कि हम इसको हाईलाइट करें। आगे चलें। अब हमने गांधी जी की जो है पूरी स्वच्छता की अवधारणा यहाँ पर रख दी। फिर अब हम शुरुआत करते हैं कि जो हमारे सामने समस्या है यानी स्वच्छ भारत मिशन है, इसको हम समस्या इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समस्या का यहाँ मेरा कहने का संदर्भ ये है कि जिस पर हम जो है काम कर रहे हैं। तो खुले में शौच मानव सभ्यता के आरंभ से ही जारी है, क्योंकि हमने कहा ना कि हम इसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भी जोड़ सकते हैं। तो खुले में शौच जो है ये तो मानव की सभ्यता से ही आरंभ से ही जारी है। भारत सदियों तक यह लोगों की जीवन शैली का भारत में हिस्सा रहा है। एक लंबे समय तक ना तो व्यक्तिगत स्तर पर और ना ही सरकारी स्तर पर, हमने ये भी कहा कि कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर भी नहीं मानता था, क्योंकि हमारी परंपरा में था कि लोग घरों में शौचालय बनाना नहीं पसंद करते थे, वो घर के बाहर ही शौच जाना पसंद करते थे। तो ना तो व्यक्तिगत स्तर पर और ना ही सरकारी स्तर पर स्वच्छता को लेकर कोई विशेष आग्रह या योजना थी। ये हमने यहाँ पर बता दिया कि ऐसी कोई जो है विशेष योजना नहीं थी। हालांकि सरकार आधिकारिक रूप से, अब हमने कहा कि ना इसको हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भी कनेक्ट करना है कि सरकार ने क्या इसके पहले कोई जो है प्रयास किया है। तो 1986 से केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, उसके बाद 99 में पूर्ण स्वच्छता अभियान तथा 2012 के निर्मल भारत अभियान के माध्यम से इस दिशा में कार्यरत थी। किंतु अब यहां पर किंतु इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि जब इतनी सारी योजनाएं चली तो एक नए योजना की क्या जरूरत थी। निर्मल जो भारत अभियान चल रहा था इसी को जो है हम आगे बढ़ा देते, लेकिन किंतु राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के चलते आशाजनक सफलता नहीं मिली। यानी जैसी सफलता मिलनी चाहिए थी वैसी सफलता नहीं मिली। यानी ये जो है लोगों में स्वच्छता की हैबिट नहीं डाल पाया, स्वच्छता की आदत या स्वच्छता को स्वभाव में नहीं ला पाया। अंततः अब इसके लिए क्या हुआ, 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 145वीं जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस लक्ष्य के साथ की गई कि महात्मा गांधी के स्वप्न को 2019 में उनकी 150वीं जन्म जयंती तक पूरा करके उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। तो फिर से हम महात्मा गांधी को यहाँ ले आए क्योंकि उनका जो है ये सपना था कि भारत जो है स्वच्छ बने, और कैसे शुरुआत हुई पूरी पृष्ठभूमि हमने यहाँ पर दे दी प्रस्तावना में। अब हमारा यहाँ से मुख्य भाग शुरू होता है। हालांकि जो ये लास्ट पैरा है इसको आप जो है मुख्य भाग में भी ला सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसका थोड़ा सा फिर शब्द यहाँ पर बदलने पड़ते। लेकिन हमको इस पैरा से इस पैरा को कनेक्ट भी करना था कि अभी तक कोई हमको आशाजनक सफलता नहीं मिली थी इससे पहले, तो हमको अगला पैरा उससे कनेक्ट होना चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखिए कि पैरा जब चेंज हो रहा हो तो कनेक्शन उनके बीच जो है नहीं टूटना चाहिए। तो उस वजह से हम इसको प्रस्तावना में लेके आए। आप जो है इसको दूसरे तरह से अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर हम मुख्य भाग में आए तो हमने सबसे पहले जो है बात की कि स्वच्छ भारत मिशन जो है ये अभियान है क्या, इसके बारे में कुछ परिचयात्मक बातें, फिर उसके आगे उद्देश्य आएगा। तो स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य सार्वभौमिक स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच से मुक्ति प्रथा को समाप्त करना। इसके लिए ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन हेतु ध्यान व व्यवहार परिवर्तन, घरेलू एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जाना तथा इस हेतु निगरानी तंत्र की स्थापना किया जाना। निगरानी तंत्र की स्थापना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप जो है लाख
जो है गांव में शौचालय बनवा लीजिए या शहरों में शौचालय बनवा लीजिए, लेकिन लोगों की प्रवृत्ति भी बदलनी है। इस प्रवृत्ति को बदलने के लिए एक निगरानी तंत्र होना चाहिए कि जो प्रयास किए गए वो वास्तव में सफल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, लोगों ने जो है उसको यूज किया या नहीं किया। तो महात्मा गांधी के बात हमने की प्रस्तावना में कि उन्होंने जो है बताया था किस तरह से स्वच्छता की अवधारणा होती है, स्वच्छता बहुत आवश्यक है जीवन में। तो उसके अलावा ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो है इसकी पृष्ठभूमि के लिए जरूरी हैं, क्योंकि हमको इस जो है अभियान की या इस मिशन की कैसे शुरुआत हो रही है, उसके पीछे क्या समस्याएं थी और उसके पीछे का क्या बैकग्राउंड रहा है, इसको यहाँ पर लाना होगा मुख्य भाग में। तो महात्मा गांधी के स्वप्न के साथ साथ अन्य कारणों से भी स्वच्छ भारत अभियान जैसे मिशन की आवश्यकता महसूस की। मैंने कहा था ना कि इस अभियान की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, तो ये हमको यहाँ पर लाना है विश्व बैंक की एक रिपोर्ट। अब यहाँ पर हम कुछ जो है एक व्यापक परिदृश्य भी दिखाना चाहते हैं कि जब ये अभियान नहीं था तो जो है किस तरह से चीजें भयावह थी या अस्वच्छता की क्या स्थिति देश में थी। तो विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छता के अभाव में भारत के करीब 40% बच्चे मानसिक एवं शारीरिक रूप से कमजोर हैं। हमारी भावी श्रम शक्ति के इतने बड़े हिस्से का पूर्ण क्षमता से कार्य न कर पाना जननांकीय लाभांश के लिए भी एक समस्या है। यानी स्वच्छता की कमी के कारण, चाहे वो अस्वच्छ जल हो या अस्वच्छ जो है हमारा वातावरण हो, उसकी कमी के कारण 40% बच्चे मानसिक एवं शारीरिक रूप से कमजोर होते थे। और चूंकि भारत को कहा जाता है कि भारत जो है युवाओं का देश है, क्योंकि यहाँ पर युवा वर्ग जो है जननांकीय लाभांश में गिना जाता है। यहाँ पर कार्यकारी जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है, युवा वर्ग यहाँ पर ज़्यादा है। तो इस जननांकीय लाभांश का हम लाभ नहीं ले सकते हैं जब तक ये जो 40% जो है हमारे सामने समस्या थी अस्वस्थ होने की बच्चों की, उसको दूर कर सकें। तो एक समस्या हमने बता दी। फिर विश्व बैंक के एक अन्य अनुमान उसी रिपोर्ट में बताया गया है कि स्वच्छता की कमी के कारण सकल घरेलू उत्पाद, अब हम यहाँ पर आ गए इसके आर्थिक पक्ष पर, वहां पर हमने जननांकीय और सामाजिक पक्ष दिया, यहाँ पर उसके हम आर्थिक पक्ष की चर्चा कर लें। तो आर्थिक पक्ष में क्या कहा गया कि इसके कारण, यानी जो अस्वच्छता थी उसके कारण जो हमारी जीडीपी है वो 6% से अधिक का जो है हमको नुकसान उठाना पड़ता है। साथ ही ये मुद्दा महिला गरिमा और सुरक्षा से जुड़ा है। आप जानते हैं पूरे देश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती रही हैं, आज भी घट रही हैं कि जो है शौच हेतु जाति महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो ये क्या है, ये महिला की सुरक्षा और उससे उनकी गरिमा, उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ा भी एक मुद्दा है। तो यहाँ पर हम सामाजिक इम्पैक्ट विशेषकर जो है जेंडर के उसमें जो है यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि खुले में शौच के कारण महिलाओं के साथ कई वारदातें देखी जाती रही हैं। अब ये समस्या कितनी व्यापक है इसको थोड़ा सा और हम हाईलाइट करते हैं आगे चल के। 21वीं सदी में जब भारत विश्व पटल पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है, तब देश की करोड़ों माँ बहनें और बेटियों को शौच के लिए रात की होने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आप सभी ने टॉयलेट मूवी देखी होगी, तो वहाँ पर जो है इसी चीज़ का चित्रण किया है, जिसका हम आगे जो है हमने जिक्र भी किया है अभियान के तौर पे। इससे बड़ी शारीरिक यातना उनके लिए और क्या हो सकती है, और इसमें जो होती है देरी, उसके कारण उनको कई सारी जो है शारीरिक समस्याएं भी होती हैं। तो वास्तव में जो है ये जो प्रथा है खुले में शौच के लिए, ये महिलाओं के लिए हमेशा से एक बहुत कष्टकारी रहा है, क्योंकि उनके साथ एक समस्या थी कि वो रात होने का इंतजार करें, दिन में नहीं जा रहे हैं, दिन में जा रहे हैं तो अलग तरीके से छुप के जाना पड़े। तो ये सब जो है एक बहुत समस्या थी, और उसके पीछे जो है आपराधिक पृष्ठभूमि भी रही है, इसको लेके जो है कई सारे अपराध भी होते आए हैं। उसके बाद बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकरण के कारण अवशिष्ट की समस्या प्रदूषण का प्रमुख कारण बन गई है, जिससे जलवायु परिवर्तन जैसे भयंकर परिणाम हमारे समक्ष हैं। यानी हमने क्या कहा, हमने चुनौती और समस्या दोनों को जो है यहाँ पर जो है मुख्य के भाग के कुछ जो है शुरुआती पैरा में दिखाने का प्रयास किया। फिर अब आर्थिक पक्ष के बारे में हमारे पास एक और रिपोर्ट है, अगर हम चाहें तो उसका वर्णन कर दें, आप चाहें तो उसको यहाँ पे हटा भी सकते हैं, ये आपके ऊपर है, क्योंकि हम जो है आपको ये पूरा दे रहे हैं और आप जो है इसमें से इसको और जो है कॉम्पैक्ट करेंगे। तो यूनिसेफ की एक रिपोर्ट है, उसका जो हालिया अध्ययन है वो बताता है
कि खुले में शौच मुक्त गांव में प्रत्येक परिवार चिकित्सा के खर्च और जीवन की रक्षा के लिहाज से हर वर्ष 50,000 रुपए बचा लेता है। यानी खुले में शौच जो जाता था उसके कारण जो अस्वच्छता होती थी, उसके कारण जो बीमारियां होती थी, उसकी वजह से जो उसके इलाज पे या जो उसके और दुष्प्रभाव होते थे, उनके कारण जो है प्रति परिवार जो है 50,000 रुपए खर्च करता था। लेकिन अगर यही जो है हमारी स्वच्छता अभियान सफल हो जाए तो जो है ये पैसे बच सकते हैं। तो जिससे स्वच्छता में निवेश की दलील को काफ़ी बल मिला है। मतलब इस बात ने सिद्ध किया है, क्योंकि जब तक हम किसी का आर्थिक पहलू नहीं दिखाएंगे किसी को, तब तक वो इसलिए पैसे नहीं देगा कि इससे जो है कोई आर्थिक कारण जुड़ा हुआ है। तो आर्थिक कारण यहाँ छोड़ना इसलिए भी जरूरी है कि हम बता रहे हैं कि 50,000 रुपये प्रति परिवार जो है इसके बुरे प्रभावों के कारण खर्च करता था, लेकिन अगर ये अभियान चलेगा तो उसकी बचत होगी। तो अब यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक भी हैं जिसको हम कहते हैं सतत विकास लक्ष्य। अब जैसे हमने यहाँ पर SDG लिख दिया है, आप इसको खुल के जो है सतत विकास लक्ष्य लिख सकते हैं। तो स्वच्छता, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं एवं SDG 3 और 6, 3 जो है मुख्यतः जो है स्वास्थ्य के लिए है और 6 जो है क्या है, 6 जो है पेयजल और स्वच्छता को लेके है, के लक्ष्य में प्राप्ति में सहायक होगी। अब मुख्य चुनौतियां क्या थी? स्वच्छ भारत अभियान के इस आंदोलन को मूर्त रूप दिए जाने में कई चुनौतियां विद्यमान रही। भारत को स्वच्छ बनाने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास, जो हम लोग शौचालय निर्माण की बात करते हैं ना कि लाखों शौचालय से बनाए गए, क्योंकि हमारे पास बुनियादी ढांचा ही नहीं मौजूद था। हम कैसे लोगों से कह दें कि आप खुले में शौच जाना बंद कर दीजिए? वो कहेंगे कि हम पैसा खर्च करके अपने घर में टॉयलेट नहीं बनवाएंगे। तो 12,000 रुपए का प्रावधान किया गया कि जो टॉयलेट बनाने के लिए जो सरकारी सहायता दी जाएगी। तो बुनियादी ढांचे का विकास तो जरूरी है, और इससे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य क्या था, क्योंकि इसको हमको जन आंदोलन बनाना था। तो पहली चुनौती ये थी कि बुनियादी ढांचे का विकास, जो एक आर्थिक पहलू हो गया। दूसरा चुनौतीपूर्ण कार्य क्या है, उसका सामाजिक पहलू, कि स्वच्छता के प्रति लोगों की मानसिकता को बदलना। लोग कहते थे कि हम घर में टॉयलेट नहीं बनवाएंगे, घर में टॉयलेट बनवाने से गंदगी फैलती है, ये हम अपने घर में गंदगी का जो है कोई स्थान नहीं रखेंगे, इसीलिए हम जो है इस चीज़ को बाहर रखेंगे। हालांकि बाहर करने से और ज़्यादा दिक्कतें हैं, लेकिन उनको अपने घर में जो है उसको बनवाने में संकोच होता था, और एक उससे जो है मिथक जुड़ा था, जो है जिसको हम टैबू कहते हैं, कि हमको घर में जो है शौचालय का निर्माण नहीं कराना। तो ये जो है एक बहुत बड़ी चुनौती थी, किसी की मानसिकता को बदलना, किसी की जो है व्यवहार और किसी चीज के प्रति सोच को बदलना जो है वास्तव में बड़े जन आंदोलन से ही ये संभव हो सकता है। तो करीब 60 करोड़ लोगों की मानसिकता में परिवर्तन लाने का ऐसा कदम पहले कभी नहीं उठाया गया था। स्वच्छता संबंधी बुनियादी और संरचना, जैसे शौचालय, अब शौचालय की कई कैटेगरी थी, पूरी तरह सरकारी, निजी और सामुदायिक, इनका अभाव अभियान के क्रियान्वयन हेतु केंद्र, राज्य, NGO, सामान्य नागरिकों में 3C। अब यहाँ पर एक 3C मंत्र दिया गया था, जिसका क्या है, कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन संबंधी चुनौती। ये भी चुनौती जो है हमने फेस की। अब हम आते हैं, हमने पूरी चुनौती को डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं कि जब हम ये अभियान शुरू हुआ उस समय क्या स्थिति थी जो है स्वच्छता कार्यक्रमों की या स्वच्छता की भारत में। तो 2014 में मात्र 39% स्वच्छता कवरेज था। शिक्षित जनता का अभाव, जागरूकता का अभाव, बढ़ती जनसंख्या हेतु उचित संसाधनों की व्यवस्था जैसी चुनौतियां हमारे सामने विद्यमान थी। अवशिष्ट संग्रहण के पश्चात अवशिष्ट निस्तारण हेतु उचित प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी का अभाव रहा, जो कि प्रमुख चुनौतियां स्वच्छ भारत अभियान के सफलता में बाधक रही हैं। इस अभियान में 2 उप अभियान रहे गए, जैसा कि हमने बताया कि एक तो ग्रामीण, एक शहरी करके चलाया गया। इसमें जहां ग्रामीण इलाकों के लिए पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय व ग्रामीण विकास मंत्रालय जुड़े हुए हैं, वहीं शहरों के लिए शहरी विकास मंत्रालय जुड़े हुए हैं। तो हमने जो है इस पर एक ब्रीफिंग और दे दी कि जो है इसका डिवीजन किस तरह से, कौन सा मंत्रालय किस अभियान को क्रियान्वयन कर रहा था। फिर स्वच्छ भारत अभियान को जन आंदोलन बनाने की, अब जो जन आंदोलन वाली बात थी उसको हम यहाँ से शुरू करते हैं कि आखिर ये जन आंदोलन कैसे बना, जन आंदोलन कैसे बना, उसके लिए क्या क्या जो है प्रयास हुए, उसमें कौन कौन से लोग जुड़े। तो स्वच्छ भारत अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए सरकार स्वच्छ हैकाथन आयोजन, जिसके अंतर्गत सतत निगरानी, उचित अवशिष्ट प्रबंधन की जानकारी एवं जागरूकता प्रदान की गई।
पंचायतों की 6000 महिला सरपंचों में से 10 स्वच्छता चैंपियंस। ये सब आपने पढ़ा है करंट अफेयर्स में, लगातार पढ़ते आए हैं। स्वच्छ भारत की जागरूकता है तो आउटपुट के बजाय आउटकम पर ध्यान दिया गया। अब देखिए यहाँ पर जैसे अंडरलाइन करने वाला एक सेंटेंस और आया, ऐसे बीच में और भी आए हैं, लेकिन ये ऐसा है कि इसको आपको अंडरलाइन करना ही चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान की स्वच्छ भारत की जागरूकता हेतु आउटपुट, यानी हम क्या प्राप्त कर रहे हैं उसका नहीं, आउटकम क्या हमको वास्तव में मिल रहा है, यानी रियल जो है हमको जो वहाँ पर सफलता मिली हम उसको लेके जो है आगे बढ़े। तो स्वच्छ भारत जागरूकता हेतु आउटपुट के बजाय आउटकम पर ध्यान दिया गया तथा स्वच्छता ही सेवा जैसी पहल चलाई गई। आप इसको जो है अंडरलाइन कर सकते हैं, ये जो है अच्छा इंपैक्ट डालेगा। स्वच्छ संकल्प से स्वच्छ सिद्धि पुरस्कार भी वितरित किए गए। तो ये बहुत सारी चीजें चली। उसके बाद एक जन आंदोलन को मूर्त रूप देने के लिए सोशल मीडिया पर, टेलीग्राम पर ये हैशटैग चला, फेसबुक पर चला, तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर लिख दी। अक्षय कुमार की टॉयलेट एक प्रेम कथा आई, इसी को जो है चित्रित करते हुए जो है इसने भी जो है एक सामाजिक इम्पैक्ट जो है सामाजिक प्रभाव छोड़ा, लोगों में जागरूकता उत्पन्न की। उसके बाद दरवाजा बंद अभियान चलाया गया जो कि अमिताभ बच्चन के द्वारा चलाया गया, जो कि एक लोकप्रिय अभिनेता हैं, लोग उनकी बात को सुनते हैं, मानते हैं। तो ये जो है ये सारे अभियान चलाए गए, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के प्रयास किए गए। कैलाश खेर द्वारा इस अभियान के लिए गीत बनाया गया, उसको गाया गया। तो यहाँ पर हमने उसको गीत को भी जो है एक कोटेशन की तरह यहाँ पर दे दिया गया और इसमें सबकी भागीदारी पर इस गीत में बल दिया गया। तो हमने जो है ये बात अपनी, अब हम मुख्य भाग को कंक्लूड करेंगे। अभी हम मुख्य भाग में ही हैं। अब हम मुख्य भाग में हमने चुनौतियाँ, कैसे जो है एक जन आंदोलन बना, उसमें क्या क्या चीज़ें रही, किन किन लोगों ने सहभागिता की, ये सारी बात हम अपनी ला चुके हैं। पूरे देश में मंत्रियों, सांसदों, संगठनों, छात्रों ने मिलकर इस अभियान में बढ़कर भाग लिया, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। सरकार, स्वयंसेवी संस्थाओं, मीडिया, इसमें मीडिया का भी एक अहम रोल रहा है। पंचायतों और जन समुदाय के इन सम्मिलित प्रयासों के फलस्वरूप प्रधानमंत्री का विजन एक जन आंदोलन बन गया। देश में स्वच्छता कवरेज 39% कब थी? 2014 में, जिसका हमने पहले जिक्र किया। लेकिन हमने ये नहीं बताया कि उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि हम इसको यहाँ पर लाना चाहते थे। तो 39% से बढ़कर अक्टूबर 2019 में ये 100% जो है हो गया। 2019 में ही लगभग 100% शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की को ODF फ्री यानी खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है। और इस ODF फ्री स्थिति को बनाए रखने के लिए इस अभियान का अगला चरण, जिसको हम द्वितीय चरण कहेंगे, वो प्रारंभ किया जा चुका है। अब यहाँ पर द्वितीय चरण के बारे में भी आप लिख सकते हैं कि वो 2024-25 तक जो है चलाया जाना है। इसको जो है आप आगे इसमें ऐड कर सकते थे। तो अब हमने देखा कि जो हमने फ्रेमवर्क तैयार किया था, लगभग उसका हम अनुसरण करते हुए अपने जो है आखिरी में कंक्लूजन पे आ गए, अपने जो है निबंध के निष्कर्ष पे आ गए। ये हमारा निष्कर्ष है। हम जो है निष्कर्ष को बहुत लंबा नहीं रखना चाहते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक सार बात भी आ जाए इसमें पूरी की, और हम कुछ सुझाव अपने दे सकें, और जो है आगे क्या हो सकता है इसमें, इसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा कर सकें। तो अब हमने एक मत अपना स्थिर कर लिया। हमसे पूछा गया था ना प्रश्न में कि क्या ये एक जन आंदोलन था, तो हमने अपना एक मत स्थिर कर लिया कि ये जन आंदोलन था कि नहीं था। अब यहाँ पर हम उसको बताएंगे। कैसे बताएंगे? निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस अभियान ने एक जन आंदोलन का स्वरूप ग्रहण कर आशानुरूप बेहतर कार्य किया, जिसका परिणाम हम सभी के समक्ष उपस्थित है। हमने डिक्लेयर कर दिया कि एक जन आंदोलन था। दुनिया के इस सबसे बड़े स्वच्छता अभियान ने प्रथम चरण में लक्ष्य के अनुरूप 10.28 करोड़ घरों में व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण के साथ 6 लाख से अधिक गांवों को खुले में शौच से मुक्त करते हुए लोगों की आदतों में व्यापक परिवर्तन किया है। तो जन आंदोलन तो तभी माना जाएगा ना कि जब जो है लोगों की आदतों में व्यापक परिवर्तन हुआ है, लोगों का सफाई के प्रति आग्रह बढ़ा है। तो ये भी हमने जो उसके सपोर्ट में बात कर दी, और हमने एक अपनी बात में थोड़ा सा और इम्पैक्ट डालने के लिए हमने एक डेटा भी दे दिया कि लगभग 10.28 करोड़ घरों में व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण हुआ,
और लगभग 6 लाख से अधिक गांव, हम पूरी फिगर नहीं दे रहे हैं, 6 लाख से अधिक गांव जो है ओडीएफ फ्री घोषित हुए। अभूतपूर्व ढंग से, यानी जैसा पहले कभी नहीं हुआ, अभूतपूर्व ढंग से देश में स्वच्छता के प्रति आग्रह बढ़ा है, यानी लोगों में देश में स्वच्छता के प्रति आग्रह बढ़ा है। हालांकि अभी भी बहुत से कार्य किए जाने शेष हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है साफ सफाई को एक व्यवहार के रूप में जन सामान्य में विकसित करना। अब हम यहाँ पर बिल्कुल जो है कंक्लूजन के लास्ट में आ रहे हैं, तो हमारी कुछ चिंताएं भी हैं, उसमें हम एक सुझाव भी लिख रहे हैं, लेकिन सुझाव को स्पष्ट तरह से ना लिख के उसको जो है दूसरे तरह से इनडायरेक्ट वे में लिखने का प्रयास कर रहे हैं कि हालांकि अभी भी बहुत से कार्य किए जाने, क्योंकि 2019 में अभियान खत्म नहीं हो गया है, इसका दूसरी चरण एक्सटेंड कर दिया गया। पहले चरण में पूरे देश को आच्छादित कर लिया गया, ओडीएफ फ्री घोषित कर दिया गया, लेकिन उसके बाद जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से होता रहे, जो हमने इस पर खर्च किया है वो आगे बरकरार रहे, उसको मेंटेन करने के लिए हम अभी भी काम कर रहे हैं। तो हालांकि अभी भी बहुत से कार्य किए जाने शेष हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है साफ सफाई को एक व्यवहार के रूप में जन सामान्य में विकसित करना। स्वच्छता हम सबकी जिम्मेदारी है। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि स्वच्छता हम सबकी जिम्मेदारी है, केवल सरकारों की नहीं। इस भाव को विकसित करना, ये भाव लोगों में विकसित किया जाना चाहिए, हमारी तरफ से सुझाव है। स्वच्छता जन सरोकार का विषय है। अब इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि स्वच्छता कैसा विषय है, जन सरोकार का विषय है। ये केवल सरकारी प्रयास से स्वच्छता नहीं आएगी, जब तक इसमें जनता अपने मन से प्रतिभाग नहीं करेगी तब तक इसमें जो है पूरी तरह से सफलता नहीं मिलेगी। तो स्वच्छता क्या है, एक जन सरोकार का विषय है और इसमें सबकी भागीदारी के द्वारा ही स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज का निर्माण संभव है। यहाँ पर जो है जाके हमने अपनी बात को खत्म कर दिया। अब जो है मैं अपनी बात कहने में कितना सफल हुआ ये आप जज करिए, आप बताएं जो है। और इस निबंध को आपको खुद के शब्दों में जरूर लिखना है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सारी बातें की मैंने, हर एंगल से आपको बताया, लेकिन जब तक आप इसको खुद नहीं लिखेंगे, निबंध कोई भी आपको रटवा नहीं सकता है। या मैं आपको एक निबंध लिख के दे दूं, आप रट के चले जाएं, आप उसको वहां पर पूरी तरह से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, आप जो है बहुत सी सारी चीज़ों को मिस कर जाएंगे। इसलिए निबंध जो है अभ्यास की विषय वस्तु है। विचार हर तरफ से लीजिए, कई सारे सोर्सेज से आप विचार इकट्ठा कीजिए, पढ़िए, उसके बारे में डेटा कलेक्ट कीजिए, उसकी बैकग्राउंड तैयारी कीजिए, लेकिन एक्चुअल में पहले उसकी जब आप फ्रेमवर्किंग करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि हम फ्रेमवर्किंग कर रहे हैं तो हमको क्या चीज़ कहाँ रखनी है। उसके लिए आपके पास जो आवश्यक सामग्री उपलब्ध है कि नहीं है, उसको आप जो है सर्च करके लिखेंगे। उसके बाद जब आप अपने मन से पूरे निबंध को लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, तब आप जो है इस कला में निपुण हो पाएंगे और एग्जामिनर को इम्प्रेस करके जो है अच्छे नंबर प्राप्त कर सकेंगे। तो आज के लिए जो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आपका जो है होमवर्क भी यहाँ पर है। होमवर्क ये है कि आपको अगले निबंध की पृष्ठभूमि तैयार करनी है और हो सके तो आप निबंध भी तैयार करके रखें। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी फ्रेमवर्क के साथ जो है पूरी ड्राफ्टिंग की भी चर्चा करेंगे। वो निबंध क्या है, सबसे ज्वलंत मुद्दा अभी का कोरोना या कोविड-19 महामारी, उसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव, या जो है कोविड-19 जो महामारी है उसका हमारे समाज पर क्या प्रभाव हुआ है, इसके बारे में आपको निबंध लिखना है। तो आपको जो है इसी पीडीएफ में वो टाइटल नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा जो आपका होमवर्क है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ये जो है सेशन कैसा रहा इसके बारे में आप जो है कमेंट में ज़रूर बताएं और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद।